अभी पहलगाम अटैक हुआ, वेरी रेप लड़की का ही होता है। सर वाइन शॉप्स वगैरह है, 10 लाख या 25 लाख रुपए एक हियरिंग की ले रहे हैं, सिस्टम में ही कुछ कमियां तो है ही। तो उनके भी फॉलोअर है, मतलब लोग उन्हें भी फॉलो कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी। आपने वो वांटेड मूवी देखी होगी। इस वजह से यूथ भी बिगड़ रहा है। कोई बिना हेलमेट के निकल नहीं सकता, पुलिस से कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, और फेक केस करना, फेक केस आपके अगेंस्ट में, क्योंकि उसके एक केस की वजह से उस एक मेल की पूरी लाइफ खराब हो जाती है। 30 साल तो नहीं निकाल सकता। अब वो शादी के लिए मना कर देगा तो लड़की कैसे प्रेशराइज करेगी। आप स्ट्रीट फूड पसंद करते हो? कोई भी क्रिमिनल है वो सबसे पहले अपने लॉयर को तो बताएगा ना कि ये गलती मैंने की है। सर इस पॉडकास्ट का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि इंडिया में बहुत सारे लोग इस जुडिशियल सिस्टम के अंदर चीट होते हैं, तो एक्चुअली उन्हें पता ही नहीं है कि इस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हैं। इस पॉडकास्ट का जो मेन पर्पज़ है वो यही रहेगा कि हम इन चीज़ों पे बात करें कि जस्टिस नहीं मिलने का रीज़न क्या है, जस्टिस कैसे मिल सकता है, और सिस्टम की क्या कमी है जस्टिस नहीं मिलने में किसी को। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि सिस्टम सबके लिए सेम है या फिर वो डिफ़र करता है पर्सन टू पर्सन पे, मतलब अमीर और गरीब पे, या फिर बैकवर्ड अपर पे, उन पे। सिस्टम सबके लिए सेम होता है। मतलब फॉर एन एग्जांपल आप लेके चलो, आज चाहे अंबानी जी का कोई मैटर होगा, हाँ तो भी वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या इस तरह से जो भी प्रोसेस है फॉलो करके जाएंगे। हाँ एक गरीब आदमी होगा या मैं हूँ, सबके लिए प्रोसेस सेम है, सिस्टम सेम। हाँ तो देयर इज नथिंग डिसअपेरेंसीज इन दैट सिस्टम, कि वो सिस्टम तो सबके लिए सेम है। हाँ बट वहाँ लोगों को ऐसा लगता है कि सिस्टम हमारे लिए डिफरेंट है। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम में वो खामियां हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि आज मैं भी लॉयर हूँ, हाँ और बहुत सारे अदर लॉयर्स भी हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कई ऐसे भी लॉयर्स हैं, जैसा बड़े बड़े लॉयर्स का आपने नाम सुना होगा, हरीश साल्वी जी सर, हाँ कपिल सिब्बल जी सर। एंड मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट अप्रोक्सीमेटली दे चार्ज 25 लाख रुपी फॉर अ हियरिंग, समथिंग लाइक दैट, कि 10 लाख रुपी पर हियरिंग है। हाँ इट्स आई एम गेसिंग ओनली। सो अगर वो 10 लाख या 25 लाख रुपए एक हियरिंग की ले रहे हैं, देयर मस्ट बी समथिंग इन दैट मैन, कुछ तो है उनमें बात। दे कैन आइदर फाइट विद द सिस्टम इन वेरी वेल डिफाइंड मैनर कंपैरेटिवली टू मी, हाँ और ये भी हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में इतने परफेक्शनिस्ट हैं जो मैं नहीं हूं। अब आप मुझे लॉयर करोगे, एक उन्हें लॉयर करोगे, तो वो सिस्टम में फर्क नहीं है। हाँ। वो फर्क, मतलब वो कैसे कहते हैं ना कि अमीरों के लिए कानून अलग हो जाता है, गरीब, अरे अमीर और गरीब के लिए कानून अलग अलग नहीं है। हाँ। सिस्टम और कानून तो दोनों के लिए एक ही है। गरीब के लिए भी वही कानून है, अमीर के लिए भी वही कानून है। डिफरेंस यहाँ आ जाता है कि आप कितना कैपेबल इंसान को उस सिस्टम में बिठा करके उस सिस्टम से लड़ने के लिए बिठाते हो, मतलब उससे आप कॉन्वर्सेशन करके उसको समझाते हो कि हाँ इस सिस्टम से लड़ना है। तो वहाँ चीज़ें डिफ्रेंशिएट होती है, और लोगों को लगता है कि अमीर के लिए कानून है, अमीर छूट गया, गरीब नहीं छूट पाया, गरीब के साथ ये हो गया, अमीर के साथ क्यों नहीं हुआ, उसको सजा क्यों नहीं हुई। नहीं होगी सजा, या होगी भी तो मतलब बहुत अच्छा उसका वर्चस्व रहेगा, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज कितने हैं आप ये देखो। हाँ वहाँ चीज़ की कमी आती है। बाकी सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं कि डिफरेंस, सिस्टम सबके लिए बराबर है। सर सिस्टम सबके लिए बराबर है, लेकिन मोस्टली लोगों को जस्टिस मिल ही नहीं पाता इस सिस्टम के अंदर। लोग लड़ते रहते हैं, सालों निकल जाते हैं, 10 ईयर्स निकल जाते हैं, लेकिन उनका केस चलता रहता है। तो सर उसका मेन रीज़न क्या है? दैट इज टोटली ए फ्लॉ इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। ये इंडियन जुडिशियल सिस्टम में कमी है। वो जो चीज़ अभी मैंने आपको समझाई वो एक अलग चीज़ हो गई। हाँ। बट उसका इससे वास्ता नहीं, उसका वास्ता है कि सिस्टम में ही कुछ कमियां तो है ही। हाँ। है ना, सिस्टम में कुछ कमियां, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देयर आर अराउंड, इफ आई मे बी गेस, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 5 करोड़ के आसपास केसेस आर पेंडिंग इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। हाँ। 5 करोड़ कैसे, कितने में, मतलब 150 करोड़ की अगर मैं भारत की जनता मान के चलूँ, 150 करोड़ के तो केसेस चल नहीं रहे। हाँ। केसेस के लिए एलिजिबल या कोर्ट में कितने लोग गए होंगे? 150 में से 20 करोड़ या 15 करोड़, मैं गैस ही कर रहा हूँ अप्रोक्सीमेट। उसमें से 5 करोड़ तो पेंडिंग है। मतलब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 80,000 केसेस आर पेंडिंग।
वो पेंडिंग है और उन पेंडेंसी की कोई प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सर ये जो इतने केसेस पेंडिंग है, इनका मेन रीजन क्या है? इनका रीजन वही है, फ्लॉज इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। जहां जुडिशियल सिस्टम में कमी है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, आप ये चाय का कप है या पानी का कप है, नीचे आप एक छेद कर दोगे, हाँ, बहुत माइनर छेद है ना, तो वो पानी निकलता रहेगा निकलता रहेगा। अब आपको दिख नहीं रहा क्योंकि कप टेबल पे रखा है, आप तो हाँ, क्या बोलोगे, सर ये इसमें रीजन क्या है कि पानी क्यों कम होता जा रहा है? हाँ, अरे पानी तो कम होगा ही, इसमें एक छेद है, और इंडियन जुडिशियल सिस्टम में एक छेद नहीं खूब सारे छेद है, तो पानी कम होता ही रहता है, होता ही रहता है। वो एक एफिशिएंसी जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, और चीजें कम होती रहती है, लोगों का ट्रस्ट और फेथ कम होता रहता है, क्योंकि वहां पे ना कोई अकाउंटेबिलिटी है, प्रॉपर जुडिशियल वैकेंसीज ही नहीं। मतलब आप अप्रोक्सीमेट मान के चल लो, मतलब मेरे को, मैं जो भी डेटा यहाँ बोल रहा हूँ वो एग्जैक्ट नहीं है, हाँ, मैं बस पढ़ता रहता हूँ, मुझे नॉलेज होती रहती है, इसलिए मैं आर्टिकल्स को पढ़ता हूँ। हाँ, तो 1 मिलियन पे, यानी 10 लाख के आसपास पे 17 जजेस आर देयर ओनली 17 जजेस पर अ मिलियन, यानी 10 लाख लोगों को 17 जजेस कैसे संभाल सकते हैं? तो ये पेंडिंग होना बनता है, पेंडिंग होना बनता है, छुट्टियां बहुत आती है। मतलब आज भी हम ब्रिटिश वाला सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, इंडियन सिस्टम है, हमारी समर वेकेशन आती है, मतलब मेरे घर वाले तो मुझे कहते हैं कि तू और कोई भी काम ढूंढ ले, तेरी छुट्टियां इतनी आती है, तो उनको शायद कई बार मैं ये भी लगता हूँ कि यार इसके पास काम नहीं है क्या? समर वेकेशन आएगी प्रॉपर जून में, हाँ, विंटर वेकेशन आएगी, दिवाली वेकेशन आएगी, वीकेंड्स कहीं आ गए, वो छुट्टियां काउंट हो जाती है। तो मतलब इन चीजों को, ये एक ड्रॉबैक है, इनको कम करना बहुत जरूरी है, इन पे वर्क करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो केसेस पेंडिंग ही रहेंगे। तो सर इसमें हाई प्रोफाइल केस को, जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर है तो हाई प्रोफाइल केस को पहले लिया जाता है या फिर वो उसी प्रोसेस से चलता है? कानून सबके लिए बराबर है, तो चीज़ बहुत अच्छी है इंडियन जुडिशियल सिस्टम की, कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम भेदभाव नहीं करता, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि हाई प्रोफाइल है तो पहले, या मैंने बताया ना वो चीज़ डिपेंड करती है, देयर आर टू मेनी प्रोसेसेस इन द हाई कोर्ट। मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और लोगों में हमेशा रहता है, जैसे अब सलमान खान का मैटर हो गया, या इन लोगों के मैटर हो गए, चला जोधपुर हाई कोर्ट में या कहीं पे भी, तो लोग मुझसे भी ये क्वेश्चन करते हैं, कई बार मैटर्स के नंबर नहीं आते, मतलब हमारे कई ऐसे क्लाइंट हैं इनके 5-5 साल से नंबर ही नहीं आए, लगती है फाइल नंबर नहीं आ पाता कोर्ट में, तो बोलते हैं सर हमारा क्यों नहीं आ रहा, इनका तो एक दिन में मैटर सुन लिया और हम इतनी फीस दे रहे हैं आपको। मैंने कहा भाई साहब आपकी बात सही है, एग्री करता हूँ, बट उसके लिए ना हाईकोर्ट में एक प्रोसेस होता है कि आपको जज के सामने मेंशन करना होता है और अपनी एक अर्जेंसी प्रूव करनी होती है। वो अर्जेंसी कौन प्रूव कर रहा है, कौन सी कोर्ट में प्रूव करी जा रही है, किस वे में प्रूव की जा रही है, वो चीज़ होती है, तो वो आपका मैटर लगवा पाएगा। हाँ, जो नहीं कर पाता उसके क्लाइंट्स के मैटर भी इतने पेंडिंग चलते हैं और उनके मैटर्स नहीं भी लगते हैं। अब आप हाई प्रोफाइल केस करोगे तो आप करोगे किसको? आप वो 25 लाख 10 लाख वाले लॉयर को करोगे, अनिल साल्वे जी को करोगे, आप कपिल सिब्बल जी को करोगे, संजय जी को करोगे। अब इनकी फीस इतनी है तो कुछ तो दे पा रहे हैं ना, तभी तो इनकी फीस इतनी है। तो दे मे कन्विंस टू द जजेस दैट दिस इज द मैटर दैट शुड बी हर्ड ऑन प्रायोरिटी, तो वो फिर सुनते भी हैं और उनका जल्दी निस्तारण भी होता है। तो लोगों को ऐसा लगता है नहीं, वो एडवोकेट के एफर्ट्स हैं जो वो कर रहे हैं, वो वाली चीज़। सर जैसा कि हम देखते हैं कि एक लॉयर्स की अनएथिकल प्रैक्टिसेस चलती है। अगर जैसे मेरा कोई केस चल रहा है, मेरे से 10,000 रुपीज़ लॉयर ने चार्ज किए, उसके बाद में मैं वो केस अगर लंबा चल रहा है तो वो फ़ोन उठाना बंद कर देते क्योंकि वो फीस उनके लिए सफिशिएंट नहीं है अब। तो सर यह कहाँ तक सही है और क्या ये चीज़ें होती भी है या सिर्फ मूवीज़ में और ये स्टोरीज में बताई जाती है? देखो होता क्या है, हर चीज़ में ना गलती किसी एक इंसान की नहीं होती। ये मेरा हाथ है, मैं यहाँ से ताली नहीं बजा सकता, ना मैं थप्पड़ मार सकता हूँ, दोनों ही नहीं कर सकता। उसके लिए या तो मुझे इधर गाल चाहिए और ताली बजानी है तो मुझे इधर हाथ चाहिए, तब जाके ताली बजेगी, और गाल आएगा तब जाके थप्पड़ पड़ेगा। अब कई बार ये होता है जब हाथ मिल जाता है वकील को तो वहाँ ताली बज जाती है, केस अच्छा डिस्पोज हो जाता है। और जब गाल मिल जाता है तो थप्पड़ पड़ जाता है। अब थप्पड़ क्लाइंट के ही पड़ेगा, वकील को तो पड़ेगा। वो वाली बात है। होता क्या है कि एडवोकेट्स अपना काम बहुत, सबसे अच्छा प्रोफेशन मैं एडवोकेसी को मानता हूँ। जितना प्रोफेशनलिज्म, जितनी यूनिटी, जितना एक इंटेलेक्चुअल रेस्पॉन्स जो होता है, जो समझदारी होती है ना,
उस सिस्टम में अगर किसी प्रोफेशन में किन्हीं लोगों में है ना, मैं अदर CA CS इनको नीचे नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को तो ऊपर आंक रहा हूँ कि हमारा प्रोफेशन तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जैसे मैं किशनगढ़ जैसी सिटी से आता हूँ जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन वर्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि मार्बल्स हैं। मैं कल नाइट का इंसिडेंट बताता हूँ। एक जो चौराया है वहाँ पे एक पुलिस की वैन खड़ी होकर बस ट्रक्स को रोक रही है, सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्स वगैरह सारी चीज़ें हैं, उसके बाद भी उनका ये है कि जो भी है मतलब पैसे तो देने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं से हम कमी निकाल लेंगे। तो सर उन चीज़ों पे बात कर रहा हूँ कि वो चीज़ें तो गलत है ही। एग्जैक्टली देखो, इसके दो एस्पेक्ट है। रियलिटी जो आप पुलिस की बात कर रहे हो ना, उसके दो एस्पेक्ट हैं। एक रियलिटी मैंने अभी आपसे शेयर करी, एक रियलिटी ये भी है 26/11 हुए थे मुंबई अटैक्स। उसमें कांस्टेबल थे, उनका नाम था तुकाराम ओमले आई थिंक, है ना, नाम मैं अगर सही से नहीं ले पाया तो आई एम सॉरी। तुकाराम समथिंग उनका नाम था। बड़ी शर्म की बात है कि मुझे उनका नाम ध्यान नहीं, जबकि होना चाहिए। उन्होंने अपने सीने पे गोली खाई, कांस्टेबल थे, यूनाइटेड थे वो। उनको ये पुलिस की रियलिटी भी है जो देश के लिए जान दे सकते हैं। जॉइंट कमिश्नर पुलिस के थे हेमंत खरखरे सर, उनकी भी डेथ उसी टाइम पे हुई थी मुंबई अटैक्स के टाइम। ऐसे लोग भी पुलिस में हैं जो देश के लिए जान देते हैं। और जो आप बात कर रहे हो ना वो चीज गलत है, वैसे लोग भी हो, क्योंकि हमारे यहाँ करप्शन बहुत ज्यादा है। इंडिया में आई थिंक करप्शन में 96th या 128th रैंक पे है इंडिया। आई एम नॉट श्योर, अगर गूगल पे अप्रोक्स यही आएगा, ये रैंक है इंडिया की। 60 to 70% पीपल इन द पुलिस जो में है सिस्टम में करप्टेड। और ये डेटा ऐसे नहीं कि मैं कुछ बता रहा हूँ, ये सब गूगल पे ही है, यहीं से हम स्टडी करते हैं। इफ आई मे बी रॉन्ग तो वो आसपास होगा जो भी। और अपनी पॉपुलेशन कितनी है? 150 करोड़, 150 करोड़। अब पुलिस वाले उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी ज्यादा ही होंगे। उनमें से भी 60 to 70% करप्टेड है। करप्ट इंसान आपसे कैसे बिहेव करेगा? रूडली ही बिहेव करेगा, वो खाने की ही कोशिश करेगा, वो आपसे पैसे ही मांगेगा। करप्ट इंसान का तो नेचर, उसका कैरेक्टरिस्टिक वैसे ही हो गया। अच्छा, पुलिस करप्ट नहीं है, मैंने अभी जैसे आपको समझाया था, करप्ट पोस्ट कभी नहीं होती, करप्ट इंसान होता है। उसके मन में ग्रीड है तो वो करप्शन को बढ़ावा देगा, उस पोस्ट पे उसका इन्फ्लुएंस लेने की कोशिश करेगा और फायदा उठा करके वो गलत करने की कोशिश करेगा। तो वहां फिर वैसे लोग आपसे इंटरेक्ट होते हैं तो पुलिस की इमेज वैसी बनती है। यूएसए में ओनली 0.02% पुलिसमैन है जो करप्टेड है। अब यूएसए की पॉपुलेशन आई थिंक 35 करोड़ के आसपास है, 33 या 35 करोड़। एक मीम भी है अगर आपने ध्यान दिया हो तो, कि यूएसए की जितनी पॉपुलेशन है उतने तो हमारे देवी देवता है ना। तो आप समझो कि अब यूएसए की पॉपुलेशन भी कम, उसमें से भी 0.02% ही पुलिस ऑफिसर्स करप्ट है। वहां रेशियो देखो उन कंट्रीज में और हमारी कंट्रीज में रेशियो देखो। यहाँ 60 to 70% जब करप्ट लोग आएंगे तो फिर वो आपसे बिहेव वैसा करेंगे, आपके साथ माता बच्ची भी वैसी होंगी, आर्ग्यूमेंट भी वैसे होंगे। वो चीज रिजल्ट होती है कि ऐसे आर्ग्यूमेंट पे जिसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। या तो फिर आपकी कोई अप्रोच निकल जाएगी, फिर आपका आदमी उसको 2 बात उल्टी बोलेगा, फिर उसका और गुस्सा बढ़ेगा। तो दिस वर्क्स लाइक दैट। मतलब अगर आप पोस्ट पे हो तो इन्फ्लुएंस लेना गलत है, ये आपके नेचर में आ जाएगा। और फिर आप बार बार ऐसा करते हो, इनसे उन लोगों को परेशानी होती है जो इन्फ्लुएंस नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे मित्र हैं SMS हॉस्पिटल में, जो रासन हॉस्पिटल, तो वो सीनियर डॉक्टर है। तो मुझे कुछ दिखाना था, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया। मैं वहाँ गया तो पर्ची वर्ची की लाइन मैंने देखा है, तो पर्ची की भयंकर लाइन लगती है। क्योंकि यूजुअली हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, पहली बार गया था दिखाने SMS, तो बाकी वैसे मैं जाता रहता हूँ। तो मैं नाम नहीं लूंगा डॉक्टर सर का, बट उन्होंने असिस्टेंट भेज दिया। वो असिस्टेंट डॉक्टर था, वो मेरे साथ आया, प्रॉपर पर्ची बनवाई 2 मिनट में। बोले सर आप तो बैठ जाओ, मैं करवाता हूँ। मैंने यार 20 लोग लाइन में लगे हैं, 25 लोग, उनको स्किप करके फिर पर्ची बना लाया। फिर डॉक्टर के जो चैम्बर था मुझे अलग से लेके गया, सबसे पहले मुझे देखा और मुझे इतनी शर्म आई, इतना मुझे एम्बैरेसिंग फील हुआ। मैं कैपेबल था, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड कर सकता हूँ, 500 हो जाए, है ना। वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे जो शायद 2-2, 3-3 दिन से बैठे हुए थे। आज इस डॉक्टर को दिखाना है, कल टेस्ट कराना है, इसलिए वो हॉस्पिटल में रुके हुए हैं। फिर तीसरे डॉक्टर को दिखाना है, किसी का टेस्ट नहीं हो पा रहा, कभी सिस्टम नहीं चल रहा, खाना नहीं खाया किसी ने, बहुत ज़्यादा गरीब है। ऐसे लोग को स्किप करके
और मेरे जैसे पता नहीं कितने आते होंगे, 10-20 आते ही होंगे डेली। हाँ वो 10-20 अगर नहीं आते तो शायद वो 10-20 का नंबर जिनका शायद कल आना था, जो 2-2 3 बैठे ना, हाँ। उनका नंबर आ चुका होता। इतना फील हुआ कि मेरे इतना सा इन्फ्लुएंस लेने से मैं कितने लोगों को स्किप करके उन पे, एक तरह से कहते हैं ना कि आप किसी पे पैर रख के जा रहे हो, हाँ मैं उन पे पैर रख के जा रहा था। तो ये मेरी, अगर मेरा कोई जानकार है, मेरी अप्रोच है, तो मुझे उसका इन्फ्लुएंस नहीं लेना चाहिए ऐसी जगह तो बिल्कुल। तो सर मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज करूँगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले फेक केसेस की बात की थी, तो सर फेक केस करना इतना नॉर्मलाइज है क्या कि उन जिसने फेक केस किया उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा? या तो इसलिए क्योंकि अगर मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसके अंदर पता नहीं कितने लाख, मतलब लैक्स में फिगर जा रहा था, एग्जैक्ट मेरे को फिगर याद नहीं आ रहा, कि फेक केसेस होते हैं, और वो बाद के अंदर पता पड़ता है कि ये फेक है तब तक जिस पर्सन पे हुआ उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो सर जिसने डिस्ट्रॉय की है, जिसने फेक केस किया है, उस पर क्या एक्शन होता है, ये पूछना है। फेक केस का 2 एस्पेक्ट है इस मैनर में आपके क्वेश्चन में। एक एस्पेक्ट ये है कि केस कई तो ऐसे होते हैं शुरू से ही फेक हो जाते हैं, हाँ, है ना? किस टाइप तो के केस? मीडिया, हाँ आपका किस टाइप के केस, मतलब जो शुरू से फेक हो जाता है? एग्जाम्पल तो मैं भी आपको सडनली कैसे दूंगा, मतलब मैं समझाता हूँ आपको, आप समझ हाँ। जाओगे कि आज मैं रोड पे गाड़ी चला रहा हूँ, मैं रॉन्ग साइड में आ रहा हूँ, कांस्टेबल ने रोका मुझे, तो मैं क्या करूँगा, तेरे को सस्पेंड करा दूंगा, ये धमकी देके आते हैं हाँ यूजुअली। जाकर के उसके खिलाफ लगा दिया रिश्वत का मामला। हाँ अब ये बाद में साबित होगा कि वास्तव में रिश्वत ली गई है नहीं ली गई, लेकिन इनिशियली दिख जाता है कि हाँ ठीक है आप रॉन्ग साइड में थे यार, आप गलत थे, तो वो फेक केस ही है एक तरह से देखा जाए तो। हाँ। अब वो फेक केस का पता कब लगेगा? एक तो होता है कि मीडिया जो होती है ना, मीडिया और न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वगैरह, ये लोग कई बार केस को शुरू से फेक बना देते हैं। हाँ। इसमें ये सस्पिशन है, इसमें, अरे भाई उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, आप थोड़ा ना कर रहे हो। हाँ, जज डिसाइड करेगा वेदर इट इज सूत्रों के हवाले से। हाँ, सूत्रों के हवाले से डिस्क्लेमर वगैरह ये, अरे आपके पास सूत्र आए कहाँ से? हाँ। अरे कौन से सूत्र है मुझे भी बताओ। मतलब इनके खुद के अपने प्राइवेट रॉ एजेंट बैठे हैं हर हाँ। गली गली में जो ये उनके हवाले से, मतलब दिस इज टोटली मॉकरी ऑफ द इंडियन सिस्टम, पुलिस सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम, कि ये मजाक है एक तरह का कि वो फेक न्यूज वहीं से चालू होती है। तो इनिशियली वो फेक तो मीडिया बनाती है, हाँ, या सोसाइटी उसको बनाती है। अच्छा, वो चीज सही भी होगी, और बाद में कुछ फिर पता लगता है कि जज ने ऑर्डर दिया, उसमें वो चीज सच भी निकलती है तो वो केस सही हो जाता है, हाँ, और झूठ निकलती तो वो केस फेक हो जाता है। तो ये 2 एस्पेक्ट है। अब उसमें अगर फेक केसेस आपके अगेंस्ट में हो रहे हैं, और बहुत सारे फेक केसेस होते हैं इंडिया में, और आज भी ये बहुत एक टूल बन गया है कि किसी से मुझे, मतलब एक दुश्मनी एक्सटॉर्शन का टूल बन गया है। दुश्मनी एक्सटॉर्शन दोनों ही मान लो आप, ये दुश्मनी निकालनी है तो भी मैं करूंगा। हाँ। मुझे एक्सटॉर्शन करना है, हाँ भाई बहुत परेशान किया, तेरे से मैं पैसा निकलवाऊंगा, तूने भी गलत काम किया, मैं तेरे को और गलत बना करके तेरे से पैसा निकालूंगा, दैट इज एक्सटॉर्शन। ठीक है, तो वहां भी फिर आप फेक केसेस का सहारा लोगे, हाँ। उसको इतना स्ट्रेसफुल कर दोगे कि वो आपको देने पे मजबूर हो जाए। तो फेक केस का तो पता देखो जब लगता है, अब जैसे यशवंत वर्मा जी वाला मैटर है, 15 करोड़ हाँ। मिले, अब वो फेक है रियली आप कैसे कह सकते हो? आपने तो अभी मेरे सामने उनको करप्ट बोल दिया, हाँ, कि हाँ सर वो एक करप्शन का पार्ट है, आप हाँ। कैसे कह सकते हो करप्ट है? अभी तो जुडिशरी ने जजमेंट दिया ही नहीं, अभी तो केस पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, या जो भी हो रहा है, हाँ। अभी तो डिसीजन आया ही नहीं। हाँ। हाउ कैन यू से कि वो करप्ट है? अब ये चीज फेक पहुंची, हाँ, आप समझ रहे हो? ये चीज ऐसे रेगुलेट फेक तरीके से हुई, हम्म, मतलब आपने वो रॉकेट नहीं होता जो छोड़ देते हो, जो ऊपर जाके फुस फूटता नहीं है, फुस हो जाता है, हाँ, ये आपने फुस वाला रॉकेट फेंक दिया, है ना? अब बाद में पता लगता है कि वो चीज फेक थी। बाकी अगर फेक केस आपके अगेंस्ट में लगाया गया है, तो आप उसका काउंटर जवाब दे सकते हो, कोर्ट में प्रूव कर सकते हो कि ये चीज़ फेक थी, उसके प्रॉपर एविडेंसेस आप कोर्ट को दो, कोर्ट जजमेंट देगी, उसमें आप राइट पाए जाओगे, क्या दिक्कत है? और अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि वो फेक केस है, तो आप डिफेमेशन का केस हो गया, फिर रेपुटेशन जो हार्म हुई उसका आप अगेंस्ट केस कर सकते हो, और भी बहुत सारे मैटर्स है जो आप सामने वाले के अगेंस्ट में भी कर सकते हो, आप उन्हें राइट्स क्लेम करो। ये क्वेश्चन मैं इसलिए भी पूछ रहा था क्योंकि अभी के कल्चर के अकॉर्डिंग लिविंग रिलेशनशिप
के अंदर जो लोग रहते हैं उसमें से इन फ्यूचर बाई चांस अगर कोई मेल जो है वो मना कर देता है कि अब मैं शादी नहीं कर सकता या कुछ आगे रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो मोस्टली हम देखते हैं कि फीमेल उस पर केस कर देती है, रेप चार्जेस तक लगा देती है। शायद वो उस लूप से कभी निकल ही नहीं पाता क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं होता। तो सर इन केसेस को कैसे हैंडल किया जाता है, क्योंकि उसके एक केस की वजह से उस एक मेल की पूरी लाइफ खराब हो जाती है। एक फीमेल मैं रेफर करूंगा एज अ वुमन, वुमन शब्द यूज करूंगा। वुमेन को जो इंडिया में राइट दिए गए हैं ना, हाँ, बहुत ज्यादा दिए गए हैं। आईपीसी पुराना एक्ट जो चलता है, आप ये हाँ। उसमें एक सेक्शन है 376 रेप का, जो कहते हैं अपन, उसमें लिखा हुआ है कि रेप वुमेन वर्ड ही लिखा हुआ है उसमें, हाँ। करा हुआ है। रेप लड़की का ही होता है, लड़कों का भी होता है। कोई लड़कों का भी होता होगा ना। होता है। ऐतराज मूवी देखी थी आपने? हाँ। अक्षय कुमार का भी रेप हुआ था, हाँ। वो बाद में प्रूव हो गया था। तो फिर लड़कों के लिए कोई सेक्शन क्यों नहीं? मतलब लड़के का भी रेप हो सकता है, हाँ। तो लड़की के लिए कोई सेक्शन क्यों नहीं है आपके पास जवाब इसका? नहीं सर, ये चीज यहाँ कमी आती है कि हमने वुमेन को बहुत ज्यादा अबला बना दिया, बहुत ज्यादा बेचारी बना दिया। अब आप किसी को, जैसे मैं एक एग्जांपल ही दूंगा, जैसे हम घर में पेट पाल लेते हैं, तो कई बार क्या होता है, हम उसे प्यार से पुचकारते हैं, एक बार दो बार, तो उसको बहुत लाड़ आ जाता है। हाँ। कई बार वो आपके नाखून से मार भी देता है ऐसे, है ना, तो भी आप पुचकारते हो, फिर भी मार देता है, ऐसे होता है। लेकिन वो हमारा पेट है तो हम कुछ नहीं बोलते। आपने फीमेल्स को इतना ज्यादा पुचकार दिया, हाँ, कि वो बीच बीच में जो नाखून मारती है ना फेक किसेस के, हाँ, तो वो फिर होता ही होता है। अब उसमें आपने वुमन को साबित करने का मौका दो, उनको बेचारी मत बनाओ आप। वुमेन बहुत ज्यादा ताकत रखती है, मेल से भी ज्यादा। वुमेन एम्पावरमेंट जो सरकार ने दिया वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। वुमेन को आप बेचारी मत बनाओ, उन्हें मौका दो साबित करने का। आपने वुमेन को साबित करने का मौका दिया हॉस्पिटल इंडस्ट्री में। हाँ, आज सारी डॉक्टर्स, नर्सेज अधिकतर वुमेन ही है। हाँ, पूरी हेल्थ केयर इंडस्ट्री उन पे डिपेंडेंट है। हाँ, आपने साबित करने का मौका दिया, उन्होंने करके दिखाया। एविएशन सेक्टर हो गया। हाँ, एविएशन सेक्टर में जितने भी अधिकतर लोग हैं वो मोस्टली फीमेल है। वुमेन को आपने वहां करने का मौका दिया, उन्होंने करके दिखाया। आप मौका ही नहीं देते वुमेन को। जुडिशरी में भी अगर आप बात करो, फीमेल जजेस कहाँ देखने को मिलेगी? आप देख लो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में फीमेल जजेस कितनी है, पता लग जाएगा आपको। बहुत रेयर है ना। तो आपने उनको बेचारी बना दिया पुचकार करके। अब बेचारी तो फिर बेचारा ही होता है वो। बेचारी को तो फिर वो क्या, कंप्लेन जाती भी ना तो लोग उसे फेक कंसिडर नहीं करते। हाँ, कि हाँ, जैसे आप कह रहे हो, होता ही है कि आजकल ये बहुत चल रहा है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो और आप, अभी जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं एज पर दैट केसेस और एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, जो अभी हमने देखा ट्रेंड, फीमेल और मेल लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। हाँ, एक टाइम तक या 2 टाइम तक, मतलब 1 साल या 2 साल या 5 साल अच्छी खासी रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे और हर वो एक्टिविटी वो इन्वॉल्व होते हैं जो आफ्टर मैरिज इन्वॉल्वमेंट होता है। हाँ, दे एंजॉय देयर लाइफ, दे एंजॉय देयर प्राइवेसी, अलग रहते हैं बिल्कुल। उसके बाद किसी बात पे हो गया झगड़ा। हाँ, झगड़े में या तो यूजुअली अधिकतर फाइनेंशियल इश्यूज ज्यादा होते हैं कि भैया अब लड़के की या तो कमाई कम हो गई या वो अब मेरे को पैसे नहीं दे रहा, या इस तरह के इश्यूज बहुत ज्यादा है आज। हाँ, तो वो इश्यूज के बाद फीमेल क्या करेगी? तूने मेरा यूज लिया, 5 साल तक यूज लिया, अब मैं एफआईआर करूँ रेप की, और बनती भी है। अब वहां डिस्प्यूट हुआ तो लड़का ऐसी लड़की से कैसे शादी कर लेगा? हाँ, वो भी तो अपना फ्यूचर देखेगा। लिव इन रिलेशनशिप का पर्पस क्या है? लिव इन रिलेशनशिप का पर्पस है एक दूसरे को जानना, पहचानना, विदाउट बीइंग कमिटेड टू द मैरिज। लिव इन रिलेशनशिप का पर्पस ये थोड़ा होता है कि हम शादी ही करेंगे। हाँ, लिव इन रिलेशनशिप का मतलब है एक दूसरे को जानना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट और वैल्यूज को समझना। हाँ, एक दूसरे को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, कैसे लाइफ आगे बीतेगी, आप रह के देखते हो साथ में। हाँ, अब वहां उस चीज को फॉल्स प्रॉमिस बताया जाता है कि मैंने कभी प्रॉमिस नहीं किया आपको। हाँ, कई करते भी है, कई नहीं भी करते, लेकिन यूजुअली इसका पर्पस ये थोड़ा है कि आप शादी करोगे। हाँ,
अब वो डिस्प्यूट हो गया तो लड़के ने डिसाइड किया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारा नेचर तो यहाँ बहुत खराब है, मुझे 3 साल तुमके साथ रह के पता चला, तो मैं 30 साल तो नहीं निकाल सकता। अब वो शादी के लिए मना कर देगा तो लड़की कैसे प्रेशराइज करेगी? अगर अच्छा लड़का किसी अच्छे लेवल पे है या अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब ये चीज़ बोथ साइड पे है, लड़का लड़की दोनों की साइड पे है, लेकिन यूजुअली लड़कियों के पास राइट ज़्यादा है तो लड़कियाँ इनिशिएट करती हैं। अब लड़कियाँ क्या करेगी कि लड़कियाँ एफआईआर कराएगी, आपने मेरे साथ फॉल्स मैरिज का प्रॉमिस किया, हाँ, और आपने प्रॉमिस करके मेरे साथ जो भी इन्वॉल्व हुए फिजिकल इंटीमेसी वगैरह में इनमें, और फिर वो रेप चार्जेस लगा देती है। अब कानून यही है कि रेप नॉन बेलेबल 376 जो आईपीसी हाँ। है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो पुलिस भिड़ देगी, पकड़ेगी भी आपको। तो वो चीज़ ये है कि लिव इन रिलेशनशिप में, हालांकि इस चीज़ में इतना घबराना नहीं चाहिए। इस चीज़ को आज की जो यूथ है ना, लड़के और लड़कियाँ दोनों को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इसको हैंडल करना चाहिए। प्रॉपर चीज़ें आप इतनी भी मत छुपाओ कि कल को आपको प्रूव करना ही मुश्किल पड़ जाए। हाँ, ये यूजुअली, ये मेरा सजेशन लड़कों के लिए है कि वो उसको इतना हिडन में करते हैं, इतना छुपा के करते हैं अपनी रिलेशनशिप को कि किसी को पता ही नहीं लगता। अब पता नहीं लगता तो कल को आपको प्रूफ भी नहीं होते कि लड़की की कंसेंट थी या नहीं थी। हाँ, आप एटलीस्ट अपने दोस्त या परिवार किसी को तो एटलीस्ट बता के चलो दैट वी आर टेकिंग दिस मच ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टेप, तो उससे वो चीज़ नज़रों में रहती है, तो उसमें लड़की की हिम्मत कम होती है और आपके चांसेस ज़्यादा है कि आपके पास जब वो रेप का चार्ज लगाएगी तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपके पास एविडेंसेस ज़्यादा मौजूद रहेंगे। लेकिन सर जैसे इन टाइप के केसेस का अगर जो उसको जस्टिस मिल रहा है लड़के को वो 10 साल बाद मिल रहा है, तब तक तो उसकी लाइफ तो स्पॉइल ही हो गई। आज मेरी एज 22 है, आज मेरे को 32-35 की एज में जस्टिस मिलता है, तो मेरी तो मोस्टली लाइफ तो मेरी डिस्ट्रॉय हो गई। उसके लिए उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब अगर फेक केस किसी ने मेरे पे किया है, वो प्रूव हो गया कि ये फेक था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो मेरा भी कोई राइट्स है या मेरे कोई राइट्स नहीं है उसके बाद? ऑब्वियसली राइट्स। इस बात को मैं एग्री करता हूँ कि आज आप 22 के हो, 35 साल तक वो केस चला तो आपकी लाइफ नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ डिस्ट्रॉय होती है। हाँ, लाइफ आपकी कैसे डिस्ट्रॉय होगी? टाइम खराब हुआ, आप रोज कोर्ट है, पुलिस आपकी सोसाइटी में आपके घर तक पहुंची, नाम खराब वहाँ हुआ, हाँ, 1-2 बार अगर आप जेल चले गए तो और ही आपकी बर्बादी हो गई। मीडिया जॉब के से अंदर कोई नाम आ निकाल गया, देता है ना। हाँ, मीडिया के अंदर नाम आ गया मीडिया के तो। अंदर नाम आता है। अब वो आपका जब बच्चा बड़ा होगा उसके हाथ लग गया गलती से, वो पेपर में लगा हुआ, टिफिन में लगा हुआ वो पेपर, तो वहां से पता लग जाएगा तो मेरे पिताजी का नाम है। हाँ, तो आपकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा हार्म होती है, बहुत ही ज्यादा। इसका कोई इलाज नहीं, बेसिकली मैं बताऊं तो इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इसका इलाज जब है जब वो आपको जो ट्रायल है, जो केस है वो जल्दी खत्म हो, और जल्दी खत्म नहीं हो सकता भी। ये जुडिशियल सिस्टम में एक फ्लॉ है कि 5 करोड़ केसेस जब ऑलरेडी पेंडिंग है तो आप ही का क्यों जल्दी खत्म करेगी कोर्ट। हाँ, हालांकि उसमें आपके पास राइट्स हैं, लोग अवेयर नहीं होते। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप हाई कोर्ट में रिट लगा सकते हो फॉर द ट्रायल टू बी डिसाइडेड विद इन अ कोर्स ऑफ पीरियड। राइट टू गेट फेयर ट्रायल इन अ प्रॉपर टाइम पीरियड इज अ फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया। आप रिट लगाओ हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट उस चीज को देखेगा और उसमें ऑर्डर्स दिए जाते हैं टू द ट्रायल कोर्ट दैट द केस टू बी डिसाइडेड विद इन 6 months, 1 year और 2 year, तो वो जल्दी भी डिसाइड होता है। अब एक्शन आप नहीं ले पाए, एफर्ट्स आप नहीं कर पाए, फिर आप जुडिशियल सिस्टम को भी कई बार गाली देते हो। हाँ, कि उन्होंने केस 10 साल में 20 साल में डिसाइड किया। आप क्यों नहीं गए हाई कोर्ट? आप अपने राइट्स क्यों नहीं अवेल कर रहे हो? तो ये इसलिए भी अवेल नहीं कर पाते क्योंकि लोगों को नॉलेज ही नहीं होती। हाँ, जैसे उन्हें नॉलेज होती है तो कई कर भी लेते हैं, तो वहाँ उनकी जो लाइफ डिस्ट्रॉय होती है। इसका तो देखो यही इलाज है जो मैंने बताया, इसके अलावा कोई इलाज नहीं। दूसरी चीज रही बात काउंटर की, आप भी अगर किसी ने आपके खिलाफ फॉल्स केस लगाया तो उसमें जिसने लगाया उसे भी सजा देती है कोर्ट। इसके प्रॉपर सेक्शंस हैं, इसके ऑफेंसेस भी बने हुए हैं। आप सोसाइटी में रेपुटेशन हार्म हुई, डिफेमेशन का केस कर सकते हो। अदर केसेस भी है कि फॉल्स उसने मैटर मेरे ऊपर किया, फॉल्स एविडेंसेस उसने मेरे खिलाफ पेश किए, फॉल्स एफिडेविट उसने कोर्ट में पेश किया। इस सबके ऑफेंसेस कैटेगराइज्ड है आपके इसमें एक्ट में, तो आप उसके तहत कार्रवाई करो प्रॉपर। सर अगर ये चीज़ें हैं तो इतने ज़्यादा फेक केसेस क्यों होते हैं मेल्स पे, और शायद प्रूव भी नहीं हो पाते? ये तो वही क्वेश्चन हो गया कि दवाइयाँ है तो बीमारी क्यों हो पाती है।
जब नहीं आप सर, दोनों- अगर सजा मिल रही है तो फीमेल को भी डर लगना चाहिए ना कि अगर मैं गलत करूंगी तो मेरे को भी सजा मिलेगी अगर ये सजा प्रूव कर मिल दी। कितनों को रही है? 5 करोड़ तो पेंडिंग ही है। मेरा केस जब तक डिसाइड होगा, 35 साल के आप हो गए, 35 के बाद मैं केस करूंगा, 10 साल उसमें हो जाएंगे, मुझे अटैक आ गया, मैं 40 में निपट गया, होगी। हाँ। साइलेंट अटैक भी कितने आ रहे हैं, सिद्धार्थ शुक्ला एक्टर साइलेंट अटैक से गए, ऐसे बहुत लोग गए। तो वहां पे चीज कभी ये है कि टाइम टू टाइम वो बढ़ता जा रहा है, पेंडिंग ऑफ केसेस इतने ज्यादा है कि उस चीज में रिलीफ नहीं मिलता, तो इंसान फिर को दोष देता है, बोली बात होती है। तो सर जैसे अपन ने स्टार्टिंग में एक बात की थी कि सही लॉयर को चॉइस करना जरूरी है अगर आपको केस जीतना है या खुद के फेवर में लाना है। तो सर वो सही लॉयर को चूज़ करना, उसका प्रोसेस क्या है, कैसे चूज़ करूँ? अगर मेरे ऊपर कोई केस हुआ है और मेरे को मेरे फेवर में चाहिए वो, मैं सही लॉयर को कैसे चूज़ करूँ? उसका कुछ तो प्रोसेस होता होगा। मुझे कैसे पता पड़ेगा कि कौन गलत है और कौन सही है? देखिए मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि सही लॉयर की कोई पहचान तो कहीं लिखी हुई नहीं है कि ये सही है ये गलत है। अच्छा, जो सही भी होता है ना, वो कई बार दूसरे की नज़र में गलत होता है, और जो गलत है ना, वो भी अपने आप को गलत नहीं मानता। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, टेररिस्ट वगैरह है। हाँ। अभी पहलगाम अटैक हुआ, वेरी शेमफुल एक्ट डन बाय द टेररिस्ट, बहुत ही गलत था वो। आपको क्या लगता है जिन टेररिस्ट ने किया वो अपने आप को सही मानते हैं गलत? सही मानते सर, सही मानते हैं। उनके लिए वो जिहाद है। एग्जैक्टली, उनकी अपनी एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में वो उस चीज को सही मानते हैं, उनका अपना ही एक तबका है। आप गलत कह लो, वो भी आपको गलत कह रहे हैं। अब ये जज अपन कैसे करेंगे कि आप सही हो या वो? आप नहीं कर सकते। उनकी भी खुद की कम्युनिटी है जो आपको गलत मान रही है, नॉर्मल सिटीजन को गलत मान रही है कि हमारा साथ नहीं दे रहे, कश्मीर तो पाकिस्तान का पार्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उनके हिसाब से वो ठीक हुए, आपके हिसाब से आप ठीक हुए। राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन नहीं है, बट ये है कि आप प्रिकॉशन लेके चल सकते हो कि आपको मिले जो लॉयर वो राइट हो। और वो प्रिकॉशंस ये हैं कि आप जब किसी लॉयर से बात करते हो ना, फर्स्टली जब आप इंटरेक्ट होते हो तो आप उस चीज के लिए प्रिपेयर होके जाओ। अगर आप प्रिपेयर हो ना किसी भी फील्ड में, प्रोफेशन की कोई भी फील्ड, चाहे आप सीए करने जा रहे हो, चाहे आप सीएस हायर करने जा रहे हो, वो चीज आपको अच्छी मिले, है ना। आप बर्थडे केक लेने जाते हो, तो आपको पता है ना कि फ्रूट केक अच्छा है या पाइनएप्पल अच्छा है, तब आप उसको बोलते हो सर भैया ये पाइनएप्पल केक में तो यार ये टेस्ट मुझे पसंद नहीं है, मुझे फ्रूट केक दे दो, आप मुझे फ्रूट ज्यादा पसंद है। आप प्रिपेयर्ड हो, आपका माइंड प्रिपेयर्ड है, आपको पता है कि मुझे फ्रूट्स पसंद है, तो आपके जो चीज लेके आओगे वो अच्छी ही हाथ लगेगी। ऐसा कब हुआ? जब आपका माइंड प्रिपेयर्ड है। सर एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन था कि लॉयर्स को पता होता है कि मेरा जो है या सूत्रों के हवाले से है? नहीं सर, पर्सनल है। लॉयर्स को पता होता है कि मेरा जो क्लाइंट है वो क्रिमिनल है, उसी ने मर्डर किया है, तो सर वो क्यों उसका केस लड़ते हैं उसे बचाने के लिए? वेरी गुड। मैं आपको एक जवाब देता हूँ। आप स्ट्रीट फूड पसंद करते हो? हाँ। कहाँ जाते हो? कोई भी जो दिख जाए। क्या पसंद है आपको स्ट्रीट फूड? ये पानी पताशे या कुछ भी। पानी पताशी खाने के, पताशी है ना बेसिकली। हाँ। पताशी खाने के फायदे क्या है? कुछ भी नहीं है। और नुकसान क्या है? बहुत है। बहुत है। आपको ये चीज पता है कि वो नुकसान है और बहुत ज्यादा कर रही है, और जहां आप खा रहे हो वहां तो और ज्यादा कर रही है, फिर भी आप जा रहे हो। हाँ। वो चीज ही कि मुझे पता है, लेकिन मैं या तो आदत से मजबूर हूँ या सिस्टम से मजबूर हूँ, चाहूंगा कि अब ये मेरा एक वर्क है, मेरा एक काम है ना। मुझे ये जज नहीं करना है कि वो सामने वाला कैसा है। वो एक तरह से पताशी है कि वो सोसाइटी के लिए नुकसानदायक है, लेकिन मुझे खानी है क्योंकि मेरा जीवन यापन वहां उसकी फीस जो आएगी उससे चलेगा। हाँ। मेरी ड्यूटीज, मेरे एथिक्स क्या है कि मेरे एथिक्स ये है कि मैं ऑनेस्टली उसको डील करूं। ठीक है, समझ रहे हो? मैं ऑनेस्टली उसको कहूं, पताशी वाला है, आप खाने आपको मालूम नुकसान कर रहे, लेकिन पताशी वाला तो ईमानदारी से आपको खिलाएगा ना कि 10 की 5 है जो भी देगा। हाँ। मेरा रोल वैसा है कि मुझे ये जज नहीं करना
कि वो चीज़ नुकसानकारी है या सोसाइटी को हार्म कर रही है या मुझे भी हार्म कर सकती है, मेरा ऑनेस्ट डिसीजन ये होता है कि मुझे उसे सर्व करना है ऑनेस्ट तरीके से। और वो क्रिमिनल है या आप कौन होते हो जज करने वाले, तो कोर्ट जज करती है बाद में। अगर ये कोर्ट जज नहीं करे तब माना जाए, लेकिन कोर्ट तो बाद में केस में जज करती है ना। तो सर कोई भी क्रिमिनल है वो सबसे पहले अपने लॉयर को तो बताएगा ना कि ये गलती मैंने की है। पैसा नहीं आते हमारे पास 90% लोग ही, अगर वो रेप मर्डर भी करके आएगा ना, सर मैंने कुछ नहीं किया, बताओ मैं ऐसे ऐसे फंस गया, मैं करना ही नहीं चाह रहा था, मेरे से हो गया, मैं नशे में था, मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि वो तो सही है। हाँ 10% ही कोई ऐसे होते हैं जो बताते हैं अपने इंटेंशंस कि सर मैंने किया है, और वो बता करके फिर सॉरी बोल देते हैं। तो अब मैं या तो उसको जज करूँ। हाँ अच्छा, अगर आप मुझे गलत मानते हो, मुझे लॉयर को गलत मानते हो कि मुझे पता है वो क्रिमिनल है फिर भी मैं उसका मैटर ले रहा हूँ, तो आपके हिसाब से तो कॉन्स्टिट्यूशन भी गलत है। कैसे सर? कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार तो क्रिमिनल्स को भी दे रखे हैं, वो भी सिटीजन है, उसको भी उसके प्रॉपर अधिकार है। क्रिमिनल अगर जेल में है तो पुलिस वाले उसे मार नहीं सकते, ब्रूटैलिटी नहीं कर सकते, तो उसको भी राइट मिले ना। तो कल को आप ही कहोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को कि कॉन्स्टिट्यूशन जी आपको पता है इस क्रिमिनल ने क्राइम कर रखा है तो आप इसे अधिकार क्यों दे रहे हो। हाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन का काम ये नहीं है जज करना, उसका काम है ऑनेस्टी सर्व करना, वो अपने सिटीजन्स का ध्यान रखता है। वहां मेरा काम ऑनेस्टी, मुझे अपने प्रोफेशन का ध्यान रखना है। प्रोफेशन ने मुझे सिखाया है मैं अपने प्रोफेशन में ऑनेस्टी दूं, एथिक्स और मॉरलिटी के साथ चलूं। मैं ये जज नहीं कर सकता कि वो गलत है या सही है, वो कोर्ट डिसाइड करेगी। मेरा काम है ऑनेस्टी उसका केस लड़ना। कई जगह ऐसा होता है जहां आपकी खुद की जो सोल होती है, आत्मा होती है, वो जवाब देती है। वहां आपको डिसाइड करना होता है। जैसे मैं बताता हूं, 2 साल पहले की बात है, तो एक मैटर मेरे पास आया, उसमें रेप का मैटर था और 12 साल की लड़की थी, उसका रेप हुआ था। मैं नाम वाम नहीं लूंगा और हाँ। केस है तो उसने मुझे कहा कि सर मैंने इस बच्ची का रेप किया है। ही इज एडमिटिंग कि किया है सर। थोड़ा सा वो जो लड़की है ना, वो बहुत ही ज्यादा गाली का जो एक अब्यूजिव वर्ड है ना, उसने वो यूज किया था, वो बहुत ऐसी है। 12 साल की बच्ची। 12 साल की बच्ची। मैंने कहा 12 साल की बच्ची का क्या कैरेक्टर हो सकता है, वो कितनी ही गलत हो सकती है, वो आप उसके लिए कैसा वर्ड यूज कर ही कैसे सकते हो। 12 साल की बच्ची को कितनी समझ हो जाएगी। हाँ 12 साल की बच्ची को कितनी समझ हो जाएगी जो आपने उसको सजा देने के लिए आपने एक्ट कमिट किया। वहां मैं गलत मानता हूं लॉयर। मुझे सब दिख रहा है, मेरी नजर के सामने है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। हाँ मेरा पर्सपेक्टिव यहाँ ये है, वो मेरा प्रोफेशन भी मुझे अलाउ कि मैं उसका मैटर लड़ूं, उस बच्ची से मैं कोर्ट में क्वेश्चंस करूं, या इसको मैं जेल से बाहर निकलवाऊं जिससे वो इनकरेज हो और वापस ऐसा क्राइम कमिट करे। वहाँ फिर मैंने लिया भी नहीं था। ही वॉज ऑफरिंग मी ह्यूज अमाउंट, हैंडसम अमाउंट। बोले सर आप तो बोलो ना, आपको तो अपने पैसे से मतलब होना चाहिए, आप तो आपका प्रोफेशन ऑनेस्टी सिखाता है, ये वो, आप तो लड़ो ना सर, ऐसे थोड़ा ना होता है, आप तो ईमानदारी से लड़ो, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी मैंने गलत किया नहीं किया। मैंने कहा तो खुद बोल रहा है मुझे और मुझे ये चीज़ सिखा रहा है। वहाँ फिर मैं नहीं एडमिट करता। तो सर लॉयर के एथिक्स बीच में आते हैं कभी केस के अंदर कि यहाँ मेरे एथिक्स ही तो बीच में है। आप क्या आए, लेकिन जब हम देखते हैं कोलकाता जो रेप केस हुआ था डॉक्टर के साथ, उसके अंदर भी जिन्होंने रेप किया था उनके लिए भी वकील थे, लॉयर्स थे। तो सर क्या उनके एथिक्स बीच में नहीं आ रहे कि इन्होंने क्या क्राइम किया और मैं किन्हें बचाने जा रहा हूँ? मैंने क्या कहा, इसके पीछे कोई आइडियोलॉजी है क्या कि मेरी तो आइडियोलॉजी यही है तो मैं यही केस करूँगा या यही केस लूँगा? ये वही वाली बात हो गई। टेररिस्ट होते हैं ना, वो अपने आप को सही मानते हैं। किसी का पर्सपेक्टिव खुद के प्रति बहुत ज्यादा सही होता है। मैं कर रहा हूँ ना, मेरे प्रोफेशन ने मुझे परमिट कर रखा है, मेरा काम है केस लड़ना है, कोर्ट डिसाइड करेगी। इस चीज को मैं 90% तक ही मानता हूँ। अगर 10% ऐसे कोई केस आया तो मेरे
अब यहाँ मेरे एथिक्स नहीं रोक रहे मुझे 10%। 10% मेरे माँ बाप ने जो मुझे संस्कार दिए हैं, जो सोसाइटी से मैंने सीखा है वो। तो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। मेरे लिए चीज 90% है कि मैं 90% तक ही लूंगा मैटर, 10% अगर कोई इस तरह का मैटर है तो मैं नहीं लूंगा। हाँ। मेरी खुद की सोल मुझे कहती है या मेरे अंदर का पर्सपेक्टिव है, वो ऐसा नहीं सोचते हैं इसलिए लिया। वो मानते हैं कि प्रोफेशन में अगर डील करना है तो जैसा भी मैटर है मुझे ऑनेस्टली उसको लड़ना है, कोर्ट सजा देगी, तो वो वाली चीज होती है, इसलिए लोग लेते भी है मैटर। और अब जैसे सरकारी वकील हो गया, तो अगर कोई वकील मैटर नहीं भी लेता है तो गवर्नमेंट सरकारी वकील प्रोवाइड करवाती है, लीगल एड से आपको एडवोकेट फ्री में मिलते हैं। अब वो तो बेचारा लड़ेगा ना, उसका तो काम है, वो तो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, उसे लड़ना पड़ेगा। वो एज अ राइट आप क्लेम कर सकते हो, जो राइट्स आपको मिले हुए हैं संविधान के अकॉर्डिंग, वो आप क्लेम कर सकते हो कि मुझे अगर कोई लॉयर नहीं मिल रहा है तो मुझे सरकारी लॉयर दिलवाया जाए। सर, आपके इतने एक्सपीरियंस में आपको कभी ऐसा लगा हो कि यार इसका केस नहीं लेना चाहिए था, या फिर इसको गलत छुड़वा दिया, मतलब रिग्रेट हुआ हो बाद में? बेस्ट एग्जांपल तो मैंने अभी आपको दिया 12 साल वाला, कि वहां पे मुझे नहीं अगर नहीं लिया। अगर कोई केस आपने लिया हो और आपने वो केस जीता भी हो, लेकिन आपको खुद को अंदर से पता है कि यार ये तो गलत कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था। ऐसा होता है, काफी बार होता है। ताकि आप जज नहीं कर पाते कई बार। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ। ह्यूमन इज टू अर्न, इंसान गलतियों पर मुबतला होता है। तो कई बार हम जब जज नहीं कर पाते हैं ना चीज़ों को, तब आप गलत डिसीजन भी लेते हो। मैं नहीं जज कर पाया कि हाँ इसमें से सही कौन है गलत कौन है। तो एक लड़की थी अजमेर की, नाम मैं आपको नहीं बता, हाँ। उनका केस मैंने लिया था, लिव इन रिलेशनशिप का मैटर था, और लड़के की तरफ से हम मैटर को हमने लड़ा था। लड़के ने जैसा बताया और लड़की जैसे उनकी बातचीत वगैरह हमारी हुई, कंसलेशन उसमें काउंसलिंग में भी पहले हमने मामले को सेटल भी करने की कोशिश की। तो लड़के ने ये बताया कि सर इसने मुझे ब्लैकमेल करना चालू किया, मुझसे पैसे निकलवाती थी टाइम टू टाइम, और फिर ऐसे हमारी रिलेशनशिप चली, बाद में एंड हो गई तो उसने रेप की एफआईआर कर दी। अब इतने फॉल्स केसेस हो रहे हैं, रेप केसेस तो बहुत ही फॉल्स होते हैं, हाँ अधिकतर फॉल्स होते हैं, है ना। तो फिर एक वो मेंटेलिटी हमारी भी बैठ जाती है यार ये तो चीज सही है यार, लड़के के साथ गलत हुआ, और मैं जज भी नहीं कर पाया सही बताऊं। वहां हमने जस्टिस दिलवाया था उस लड़की को, और जितनी फीस डिसाइड हुई थी ना, जैसे जस्टिस मिला उसकी बेल ग्रांट हो गई थी, और अच्छा खासा वो तो फिर बाहर ही निकल गया था। और ट्रायल में भी, अभी भी खैर ट्रायल चल रहा है उसका, लेकिन अब कुछ नहीं होगा, वो तो ट्रायल भी वो इस तरह का ही चल रहा है, वो फ्री हो गया लगभग लड़का। बाद में जब से वो फ्री हो गया, जितनी फीस डिसाइड हुई थी उसकी डबल वो मुझे देखी गया। मैंने कहा क्यों भाई? बोले सर आपने बहुत ईमानदारी से बहुत अच्छे से लड़ा है, और सच बताऊं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं छूट जाऊंगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? अरे सर बहुत जालिम कैटेगरी की लड़की है वो, ये वर्ड उसने यूज किया, और भी बहुत यूज किए थे जो मैं नहीं बोल पाऊंगा शायद यहाँ पे, और बहुत परेशान करती थी मेरे को। अब ठीक है, शुरू में जो डिसाइड हो गया शादी वादी कर लेंगे या प्यार मोहब्बत, इसका मतलब ये थोड़ा है कि मैं ऐसी तो 10 है मेरे पास सर, किस किस को एंटरटेन करूंगा मैं। ये लाइन उसने बोली, बाद में मुझे बोली जब वो खुश था, कोई खुशी में निकलती है ऐसी बात है। हाँ। आप अपनी पर्सनल लाइफ जब भी शेयर करोगे, सर मेरी तो 20-25 है, 10 है, मतलब ऐसा जो भी उसने बोला, किस किस को एंटरटेन करूंगा, किस किस से शादी करूंगा, मैं बस मजे करता हूँ अपनी जिंदगी में, यूज एंड थ्रो, ऐसा उसने बोला। वहाँ फिर मुझे रिग्रेट हुआ कि मेरा डिसीजन गलत था, क्योंकि आज इसने इसके साथ किया और मैंने इसको छुड़वा दिया, अभी कल किसी और के साथ भी करें। वहाँ थोड़ा सा मैं इमोशनली बहुत डाउन हुआ था। सर आपके अकॉर्डिंग, मतलब आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा जो रिश्वत लेते हैं अगर पुलिस डिपार्टमेंट में, तो कौन सी पोस्ट वाले सबसे ज़्यादा रिश्वत लेते हैं? कांस्टेबल, IAS, IPS, इस तरीके से अगर अपन जाए तो? मैंने जैसे कि आपको बताया कि रिश्वत लेना भी एक कैरेक्टर में आता है, कि अगर इंसान के कैरेक्टर में ग्रीड है तो वो रिश्वत लेता है। तो वो तो पहली बात तो डिपेंड नहीं करता कि वो IAS है या IPS है या कांस्टेबल है, लेकिन होता ही है कि
छोटी पोस्ट पे चीज़ें बहुत आसानी से की जा सकती है, छोटे ही लेवल पे। इसका भी क्राइटेरिया होता है कि अगर आज कोई कांस्टेबल है या छोटा आदमी है, तो अगर वो कोई ब्राइब एक्सेप्ट करता है, वैसे नहीं करनी चाहिए, गलत है, लेकिन होता है सिस्टम में, कई लोग करते हैं, गलत है तो गलत है, वो एक्सेप्ट करेंगे तो अपनी पोस्ट के हिसाब से एक्सेप्ट करेगा। आज कोई कांस्टेबल नहीं मांग लेगा मुझे 5 करोड़ दो, वो आप कहते हैं ना, वो बाइक पकड़ ली तो आप बोलते हैं अरे यार 100 रुपये ले लो ना, 100, 200, 500। हालांकि ब्राइब देना भी एक इसको बढ़ावा देना तो क्राइम है, ठीक है। तो वो पोस्ट के हिसाब से कि अगर आपकी पोस्ट बड़ी है ना, तो आप करप्शन नहीं करते, आप शेयरिंग होती है। हाँ, जैसे आपने वो वांटेड मूवी देखी होगी, तो उसमें वो इंस्पेक्टर होता है, हाँ, तो वो बिल्डर को धमका करके बोलता है अरे यार बिल्डिंग बना रहा है तू, बोला हाँ सर बना रहा हूँ, तो उसको एनकाउंटर है किसी चीज़ की धमकी देता है, और फिर उसको बोलता है चल ठीक है बिल्डिंग में 2 फ्लैट मेरी वाइफ के नाम से कर देना। तो वो लेवल अलग हो जाता है, वो व्हाइट कॉलर क्राइम में आती हैं सारी चीज़ें, करप्शन वगैरह सारी चीज़ें, बट वो लेवल वैसे अलग हो जाता है। तो छोटी पोस्ट का आदमी छोटे हद तक ही खाने की कोशिश करेगा, और बड़ी पोस्ट पे होता भी है कि इंसान वाइज हो जाता है। आज कोई आईपीएस क्लियर करके आ रहा है, आईएएस क्लियर करके आ रहा है, वो इतना अच्छा एग्जाम दे के आ रहा है यूपीएससी कैडर का, तो देयर नॉलेज लेवल एंड विजडम लेवल इज टू हाई ऑल्सो कंपैरेटिवली। एक अगर आप कांस्टेबल या छोटे लेवल की बात करो, वो क्या करेगा कि उसकी सैलरी इतनी अच्छी है, प्रिविलेजेस इतने अच्छे हैं, उसको लिवरेज गवर्नमेंट से इतना अच्छा मिला हुआ है कि वो पहले तो कोशिश कम करेगा कि वो नहीं इस चीज़ को बढ़ावा दे या नहीं खाए। तो वो लोग पहली बात तो करप्शन में कम इन्वॉल्व होते हैं, हाँ ठीक है। अब वो करप्शन में इसलिए भी कम इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही फिर बात वहाँ पे आ जाती है ग्रीड, मेरे में ग्रीड है तो मुझे अगर सरकार जितना आ रहा है वो 10 लाख की सैलरी दे रही है वो भी कम है, जितना है उतना कम है, जितना है उतना कम है, ये है। और फिर इंडिया में करप्शन का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो लोगों में खून में बसता जा रहा है, वो एक आदत बनती जा रही है। बच्चा पैदा होगा वो सीखता ही शुरू से ये है, देना लेना, हाँ, सिस्टम को मैनेज करना, लाइजनिंग करना, तो फिर चीज़ें सर इनका क्या एक फिक्स प्राइस होता है कि इस तक ये, जैसे अगर हम देखें कि अगर वाइन शॉप्स वगैरह है और लेट तक उन्हें चलानी है तो उसका एक फिक्स प्राइस हो, या फिर इन चीज़ों का ऐसा कोई फिक्स प्राइस होता है, या फिर जिसको जो मन आता है वो उस हिसाब से लेते हैं? ये वैसे है जैसे ये भी एक प्रोफेशन ही मानो आप, है ना इनकी सर्विसेज प्रोफेशन की तरह चलती है बिजनेस, कि माथा देख करके तिलक किया जाता है। हाँ, तो बेचारा इतना सा वाइन शॉप लेके बैठा है, उससे 500,000 रुपये तो लेंगे नहीं, या उससे जो भी लिया जाएगा, मतलब मैं तो इन्वॉल्व हूँ नहीं, ना मेरा खुद का वाइन शॉप है, ना मैं पुलिस वाला हूँ, तो मुझे पता भी नहीं है। बाकी हफ्ता इसलिए होता है क्योंकि 8 बजे बंद हो जाता है, 8 o'clock अपने यहाँ बैन है। उसके बाद भी आप पूरे जयपुर में चल जाओ कहीं पे भी, हाँ मिल जाती है, बहुत शॉप्स है, इजीली 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक इजीली मिल जाती है। हाँ, वो हम बाहर खड़े रहते हैं, आप जाओ वो आपको आराम से ला के दे देगा, गाड़ी के पास आ जाएगा, हॉर्न के पास। तो ऐसा नहीं है कि उनकी हिम्मत हो रही है 12 बजे तक या 1 बजे तक बेचने की, उनको जो इंकरेजमेंट मिल रहा है ना, दे आर गेटिंग इट फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर्स। थाने को तो पता है, ऐसा कभी नहीं होता कि पुलिस को पता नहीं हो कहाँ क्राइम नहीं हो रहा है, या कहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं है, या कहाँ दारू नहीं बिक रही है। हाँ, सब पता रहता है। रात में पेट्रोलिंग के व्हीकल घूमते फिरते क्या करते हैं, बट सिस्टम मैनेज हो रहा है। ये करप्शन ही है जो कि गलत है। सिस्टम मैनेज हो रहा है, या तो बंदी आ रही है, जो भी है, तो रेट ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। हाँ, छोटा है तो उससे फिर उतना ही लेंगे, बड़ा है ज्यादा कमा रहा है तो भाई तू ज्यादा दे, तू ज्यादा बेच रहा है, तू ज्यादा देर तक खुली रखना पड़ा है, तो वो चीज़ यहाँ पे डिपेंड। सर जैसे हम देखते हैं कि इस वजह से यूथ भी बिगड़ रहा है। आज अगर अपन वीड देखें तो वीड प्रॉपरली इलीगल है इंडिया के अंदर, लेकिन आज आप गूगल करेंगे हम तो स्कोरिंग पॉइंट अगर सर्च करते हैं तो जयपुर के हर स्कोरिंग पॉइंट का प्रॉपर लोकेशन है। एक 11th क्लास का बच्चा, 12th क्लास का बच्चा या फर्स्ट सेकेंड ईयर का बच्चा अगर ढूंढ सकता है तो क्या पुलिस नहीं ढूंढ पा रही? और अगर उन्हें पता है कि ये चीज़ हो रही है यहाँ पे, तो सर उससे तो यूथ खराब ही हो रहा है इंडिया का। ठीक है, यूथ इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि यूथ का जो आइडल है ना, यूथ आज फॉलो किसको कर रहा है? आज यूथ आप है ना, मतलब मैं कोई एक लड़की है, मैं नाम ध्यान नहीं आ रहा है यार, जो मॉडल है और अतरंगी टाइप के कपड़े पहनती है, उर्फी जावेद है ना,
आई डोंट फॉलो हर कि इसलिए मुझे नाम भी इतना ध्यान नहीं। हाँ तो उनके भी फॉलोअर है, मतलब लोग उन्हें भी फॉलो कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी फॉलोअर्स मिल रहे हैं। हाँ। फॉलोअर का क्या मतलब होता है कि मैं कि आपको फॉलो कर रहा हूँ, मैं आपको आइडियल मान रहा हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपको इंस्पिरेशन मानता हूँ, मतलब वो भी इंस्पिरेशन है। तो ये तो यूथ खुद बिगड़ना चाह रहा है, उसको गाइडेंस और उसको एजुकेशन वैसी मिल रही है, या उसके घर के संस्कार उसको वहां से वैसे मिल रहे हैं जो वो इस चीज को इंस्पिरेशन मान रहा है। आप रतन टाटा जी को इंस्पिरेशन मानो, आप अंबानी सर को इंस्पिरेशन मानो, अच्छे अच्छे अपने यहाँ आईएएस ऑफिसर से, अभी एक लड़की है 22 साल में आईएएस बनी है, हाँ आप उसे इंस्पिरेशन मानो। 19 साल में एक लड़की सीए बनी है, पूरे इंडिया की सबसे यंगेस्ट सीए है। और वो जो गर्ल है वो भी शायद इंडिया की सबसे यंगेस्ट आईपीएस भी है। हाँ, एक जो 22 इयर्स की एज में बने। हाँ माइट बी पॉसिबल, मुझे नेहा नाम करके है। हाँ नेहा, तो उन्होंने अभी यंगेस्ट एज में आईएएस क्लियर किया है पूरा एग्जाम। तो आप इंस्पिरेशन उन्हें मानो, आप इंस्पिरेशन तो गलत मान रहे हो तो आप सीखोगे वैसा और करोगे भी वैसा। हाँ वीड इजीली मिल रहा है, अच्छा पता नहीं है आपको वीड खाने से इतना, तो जितने खाने वाले हैं ना 70% को तो पता होता है। आप उनको बोल भी दोगे ना भाई इसमें लिखा हुआ है देख तंबाकू निषेध है, इसको ये उस वीड हानिकारक की है, नहीं सर, मैं वो खा के बोलेगा। मैं उस वीड की बात नहीं कर रहा, मैं समझिए आप कौन सी वीड की बात हाँ। कर रहे हो। उसे हिंदी में गांजा वीड हाँ। आप कुछ ही बोल लो, बट वो भी इजीली इसलिए मिल पा रहा है, एक तो सिस्टम बहुत गंदा है, करप्टेड है, हाँ है ना। जब आप में ग्रीड आ जाती है ना एक इंसान में, तो ग्रीड आने के बाद वो इतना भूखा हो जाता है इंसान, वो गुड और बैड कुछ नहीं देखेगा। हाँ आज वीड सप्लाई हो रहा है, अगर उससे लोग मरेंगे या नुकसान होगा तो मेरे कुछ नहीं जा रहा, मेरे को तो मेरा पैसा मिल रहा है। वो एक ग्रीड आ गई। आज लोग खाने में भी मिलावट करते हैं, अरे वो आपके बच्चे भी कहीं ना कहीं जाके मार्केट में खा ही रहे हैं। हाँ आप देखो, तो एक तो सिस्टम बहुत ज़्यादा करप्टेड है कि उनको ये खुली छूट दे रखी है, तुम बेचो, तुम हम तक हफ्ता पहुंचा दो, बस तुम हम तक हफ्ता पहुंचा दो, तुम बेचो। अब वो बेच रहे हैं। अब कुछ यूथ तो ऐसे हैं जो सिस्टम की गलती की वजह से उनका शिकार बनते हैं, हाँ जो शायद दूसरों को देख के फॉलो करते हैं। अगर वो इजीली वीड नहीं मिले ना तो शायद वो सुधर जाए। हाँ। और कुछ तो ऐसे हैं आप इजीली नहीं भी मिल रहा होगा ना तो कहीं ना कहीं से ढूंढ लेंगे, वो ढूंढ, और वो और को भी देंगे। तो पुलिस को सब पता है कहाँ बिक रहा है, क्या बिक रहा है। पुलिस की शय के बिना बिक ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ कि पुलिस को पता नहीं हो यहाँ वीड नहीं बिक रहा, वेरी इजीली मिल जाता है। गूगल छोड़ो, आप आसपास की किसी पूछ लो पान वाले से, इससे भाई साहब या गांजा आसपास कहाँ मिलेगा, वही बता देगा। नहीं सर, पान वाले से पूछना एक अलग है। आज पुलिस ऑफिसर अगर पान वाले से पूछने जाएगा तो वो नहीं बताएगा, लेकिन अगर मैं गूगल मैप पे स्कोरिंग, मैं अगर स्कोरिंग पॉइंट डाल रहा हूँ तो भी मैं उस लोकेशन पे पहुँच जाता हूँ। हाँ। और उस चीज़ पे भी कोई एक्शन नहीं होता। अगर पुलिस ऑफिसर, कोई तो ऐसे पुलिस ऑफिसर्स होंगे जो ईमानदार है और अपनी ड्यूटी निभाना चाहते हैं, तो सर वो भी एक्शन क्यों नहीं लेते इन चीज़ों पे? होता क्या है, वीड क्या छोटी चीज़ लगती है आपको? नहीं सर, विमल पान मसाला और ये सब छोटी मोटी आती ना, ये तंबाकू वाली चीज़ें, मामा वगैरह, ऐसे बाबा इलायची, बहुत सारी आती है, कई लोग खाते हैं हमारे जिनके रहते हैं कॉन्टेक्ट में, पता है कोई छोटी चीज़ है, हाँ है ना, उसका लेवल छोटा है तो उसको बेचने वाला भी छोटा है, कोई पान वाला ये। हाँ वीड का लेवल भी तो बड़ा हो गया। हाँ वीड कोई नॉर्मल इंसान तो बेच नहीं रहा, उसके पास कुछ पावर या बैकअप कुछ तो होगा, या तो वो कहीं ना कहीं बड़े कनेक्शंस रख रहा होगा, या उसका पैसा बहुत ज़्यादा होगा, उसके पास रिसोर्सेज इतने हैं कि वो चीज़ों को मैनेज कर पा रहा है, वो पुलिस को भी मैनेज कर पा रहा है। तो वीड बेच कौन रहा है? जिसके पास कनेक्शंस और रिसोर्सेज ज़्यादा है। आप जिसके पास ज़्यादा है उसको आप वैसे भी हाथ नहीं डाल सकते। आप हाथ डालोगे उसके ऊपर से किसी विधायक का कॉल आ जाएगा, एमएलए का कॉल आ जाएगा, एमपी का कॉल आ जाएगा, अरे भाई मेरा आदमी है। मतलब समझ रहे हो आप, सिस्टम ऐसे चलता है। तो इसलिए उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता। दूसरी चीज़ है, मैंने पुलिस की रियलिटी आपको बताई कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी वजह से पुलिस या जनता सुरक्षित है, वो लोग कार्रवाई भी करते हैं, दे आर डूइंग देयर वर्क ऑनेस्टली। इसलिए आए दिन आप पेपर में ये भी पढ़ते हो कि यहाँ गांजा बेचने वाले पकड़े गए, यहाँ हुक्का बार पे कार्रवाई हुई है। हाँ। तो ऑनेस्ट पुलिस कार्रवाई भी करती है। तो दोनों ही वे हैं। सर पॉलिटिकल पावर पुलिस को अपना काम करने से इन्फ्लुएंस करता है, मतलब रोकता है? समटाइम्स यस, समटाइम्स नो। कैसे? वो जब तक नहीं छेड़ेंगे जब तक आप उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप कोई दारू का ठेका चला रहे हो इलीगली, या आप कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, मैं कंसर्न एरिया का एमएलए या एमपी हूँ, वहाँ से या तो मुझे कुछ मिल रहा है वो मेरे रिलेटिव का है,
आप उसे छेड़ोगे तो आप किसको छेड़ रहे हो, आप मुझे छेड़ रहे हो, हाँ तब मैं रोकूंगा भी, है ना, तब मैं हाँ रोकूंगा भी, क्योंकि वो तो भाई मेरी चीज़ है और मैं तो एमएलए हूँ, मैं तो मेरे एरिया में कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ। ऐसी वास्तव में सोच बन गई है हमारी, जो पॉलिटिशियंस वगैरह हैं, पॉलिटिक्स में तो खूब करप्शन, तो वहाँ पे फिर इंटरफेरेंस और वो हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हाँ और वो एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है कि तूने हाथ कैसे डाला, या जो भी पुलिस पर्सनल है हाँ उसने हाथ कैसे डाला मेरी प्रॉपर्टी या मेरे बिजनेस पे, वो मेरा ही हो गया, चाहे मेरा 25% 20% हुआ, मेरा हो गया। ये सिस्टम ऐसे ही चलता है कि हाँ। ये मतलब मुंबई में था ना वो एक गुंडा राज, दाऊद हाँ गैंग वगैरह दिस टाइप का, हाँ कि समझिए। आप हमें प्रोटेक्शन दो, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। हाँ। आजकल वो जो गैंग है ना वो शॉर्ट लेवल पे स्टैब्लिश हो गई है। आजकल वो गैंग के लीडर्स कौन हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए। तुम हमें दो, तुम्हें मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई हाथ नहीं लगाएगा, अब तुम इलीगल करना है करो, मेरी सहमति है। ऐसा चल रहा है, मैं कोई ऐसी चीज नहीं बोल रहा जो डिस्प्यूटेड है ही नहीं। हाँ पेपर से पढ़ते हैं हम ये चीजें, हाँ है ना, तो ऐसा चल रहा है। अब वहाँ पे पुलिस हाथ नहीं डालेगी, डालेगी तो फिर हीटेड आर्ग्यूमेंट होंगे, हाँ। तू कौन, वो वाली बात आ जाती है, हम्म। तो वो चीज़ें फिर वो मैनेज नहीं हो पाती, फिर वो होती है। तो सर कुछ ऐसे ऑफिसर्स भी देखे हैं जिनसे पॉलिटिशियंस को भी डर लगता है। किशनगढ़ में मैं छोटा था, शायद 9th या 10th क्लास में हूँगा मैं, कोचिंग स्कूटी से जाते थे। वो एक टाइम था 6 या 7 महीने का, तब आईपीएस विकास कुमार करके एक आईपीएस आए थे किशनगढ़ के अंदर। जब वो आए थे उनका दबदबा ऐसा था कि कोई बिना हेलमेट के निकल नहीं सकता, पुलिस से कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता, और उनके आने के बाद एक छोटा सा कांस्टेबल भी मतलब ऐसे धमका देता था, अगर मैं किसी से पॉलिटिशियन से भी बात करवा रहा हूँ ना, तो वो ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वर्दी थोड़ी उतरवा देगा, देख लेंगे। वर्दी तो वैसे भी कोई पॉलिटिशियन ऐसे नहीं उतरवा सकता। यूपीएससी कैडर जैसे कोई आईएएस है तो उसको बर्खास्त करने का अधिकार वो प्रेसिडेंट के पास ही होती है। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। हाँ। आईएएस को जो एग्जाम वगैरह क्लियर यूपीएससी कैडर का वो सेंट्रल के अधीन में आता है। तो आप इतनी आसान नहीं होता कि बर्खास्त कर दिया, तूने मेरे ठेके पे कैसे हाथ डाल दिया, मेरे आदमी जो बाइक चला रहा था मेरा लाइसेंस को कैसे पकड़ लिया, तेरे एसपी को कॉल करता हूँ, एसपी को सस्पेंड करा रहा हूँ मैं। इतना इजीली ये पॉसिबल नहीं है चीज़ें, उसकी भी अपनी एक रेपुटेशन है और पावर्स है उसके पास। ईमानदार लोग जो होते हैं ना वो कहीं नहीं झुकते, ऐसे ईमानदार लोग भी हैं और करप्टेड लोग भी हैं जो थाने में ही रेप करते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, दैनिक भास्कर में आई थी फ्रंट पेज पे, हाँ। पुलिस स्टेशन के अंदर ही रेप किया था। तो ऐसे लोग भी है और ऐसे भी है जो आपने नाम लिया विकास कुमार जी जैसे, जो सिस्टम के अधीन में रह करके ऑनेस्टी से अपना काम करते हैं। तो सर ये क्या, जो अपन रिश्वत की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो क्या ये चीज़ें इतनी ओपन हो चुकी है कि एक क्रिमिनल डायरेक्ट जाके बात कर सकता है कि हाँ सर आप बताओ ना क्या करना है, मैंने तो ये क्राइम कर लिया। तो क्या ये इतनी नॉर्मल हो चुकी है या फिर कोई मीडिएटर होता है जो इनकी बात करवाता है? वैसे तो सिस्टम में मीडिएटर्स एस्टेब्लिश है, हाँ, है ना, वो डर ये रहता है कि अगर वो डायरेक्ट बात कर ले और आपने कुछ ले लिया, कोई ब्राइब एक्सेप्ट कर ली, तो हो सकता है वो आपको ट्रेस करवा दे, हाँ, ट्रैप में फंसा दे। तो इट हैपन्स इन द यूजुअल वे, होता भी है, बहुत बार होता भी है, लोग फंसवा स्टिंग ऑपरेशन टाइप ऑपरेशंस वगैरह होते हैं। तो सबसे अच्छा मोड तो ये रहता है कि आप मेरे जानकार हो, अच्छा वो आपका जानकार है, यार बात करो ना, आपसे करवाओ ना काम, क्या मांग रहे बताओ ना। आप भी कमा के खुश हो उसमें, वो भी कमा के खुश है, वो इसमें भी खुश है कि वो सेफ है क्योंकि आप बीच में हो। हाँ। और मैं उसको डायरेक्ट ट्रैप भी नहीं करवाता। तो ये सिस्टम इस तरह से वर्क करता है और वेल रेगुलेटेड मैनर में वर्क करता है। और डायरेक्ट भी क्रिमिनल डील करते ही हैं, और क्रिमिनल्स होते हैं यहाँ जो दबंग होते हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस होता है, जिनको ये चीज़ दूर से दिख जाती है, हाँ, कि ही कैन entertain this thing, he can accept, he will respect me कि अगर मैं ये चीज़ बोलता हूँ या उस चीज़ पे ध्यान देगा, तो कई बार ऑफर कर देते हैं। वो चीज़ें होती भी हैं और नहीं भी होती, पर डायरेक्टली कम होती है, बहुत कम होती है। सर अगर मेरे से कोई पुलिस ऑफिसर पैसे मांगता मेरा केस रजिस्टर करने के लिए या एफआईआर करने के लिए या उसे प्रोसेस करने के लिए, तो क्या मैं किसी ऑफिसर की कंप्लेन कर सकता हूँ? पुलिस ऑफिसर्स का काम होता है
कोई क्राइम कमिट हुआ है उस क्राइम को रिपोर्ट करना, एज ए प्राइमा फेसी कंप्लेंट लेना, हाँ उस पर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना, जो भी है बयान वगैरह सब लेना और आगे उसको परस्यू करना, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना और हाँ। न्याय दिलाना। ये जो एक प्रोसेस है और इसी मोटो के साथ पुलिस सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया। हाँ बट होता क्या है कि पुलिस बहुत सारी चीजें, मैंने आपको बताया ना कि इन्फ्लुएंस कहाँ से आ रहा है, मैटर हाँ। किसके अगेंस्ट में है, कौन कर रहा है, अक्यूज्ड कौन है, वो सारी चीजें बीच में आ जाती है। हम्म, और फिर सिस्टम इतना करप्टेड है कि मेरी आदत पड़ चुकी है कि कोई आएगा ना मेरे पास कंप्लेन लिखवाने, हाँ तो डायरेक्टली आ रहा है तो मेरे को कुछ अजीब सा लगता है। मेरे को कंफर्टेबल कब हुआ जब वो उस कंप्लेन के साथ कोई लिफाफा 1000 देगा। का लिफाफा लेके आएगा या 5000 रुपए लेके आया, तब मुझे कंफर्टेबल फील होता है। हाँ ये मैंने अपनी हैबिट बना ली है क्योंकि हाँ। मैं इस करप्ट सिस्टम का पार्ट हूँ, तो मैंने अपनी हैबिट बना ली है। हाँ अब उस हैबिट से जब मैं करूंगा ही नहीं काम, जब मेरे पास वो आएगा ही नहीं, तो हाँ। हाँ ठीक है देख लेंगे तुम्हारी कंप्लेन, ठीक है ढूंढ लेंगे, ठीक है कर लेंगे। हम्म, एक विधायक साहब थे, कौन मंत्री साहब थे आई डोंट नो, करीबन 2-3 साल पहले का मैटर है। हाँ उनका कुत्ता गुम गया था, उसको पुलिस 24 घंटे में ढूंढ लाई। एक कुत्ते को आप 24 घंटे में ढूंढ लाए, हाँ। या इंसान मर रहे हो उसकी फिक्र नहीं है। तो वो सिस्टम ऐसा बन गया है कि मैं लेता हूँ। अब उस केस में क्या होता है, अगर आपकी कंप्लेन वो ले लेते हैं हम्म, और इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे लॉज में जो अदर लॉ भी है हमारे बने हुए हैं, उनमें आपको राइट्स मिले हुए हैं। हाँ राइट टू गेट फेयर ट्रायल वगैरह हो गए, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन ढंग से हो, इसका भी आपको राइट मिला हुआ है। आप हाई कोर्ट में रिट लगा सकते हो अगेंस्ट जिसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो रही है। अगर कोई पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। आप उसकी भी कंप्लेन कर सकते हो और लोअर कोर्ट में जाकर के आप उस कंप्लेन को फाइल कर सकते हो विद अ प्रॉपर प्रोसेस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं इस्तगासा। हिंदी में नहीं, शायद ये उर्दू वर्ड है इस्तगासा। हाँ। तो इस्तगासे से कंप्लेन आप कर सकते हो, कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस लेती है, कोर्ट डायरेक्ट करती है पुलिस स्टेशन को टू रजिस्टर द एफआईआर इन दैट कंसर्न मैटर। तो आपके पास आपके प्रॉपर राइट्स हैं। आप उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की कंप्लेंट भी दर्ज करवा सकते हो, उस पर एक्शन भी होगा। सिस्टम सारे बने हुए हैं। तो सर मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है उस पर कंप्लेन करने से? उसमें कंप्लेन क्योंकि उसके पास भी पावर है कि मुझे परेशान कर सके आने वाले टाइम में। तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये कंप्लेन करने से, और क्या लॉयर्स कंप्लेन करवा देते हैं या रोकते हैं? लॉयर को तो मत घसीटो। लॉयर तो सीधा साधा इंसान होता है, लॉयर को कौन घसीट रहे हो आप? होता क्या है कि आपने एक मूवी थी जॉली एलएलबी, हाँ। देखिए आपने? हाँ देखिए सर। उसमें अरशद वारसी जी होते हैं जो एक पीआईएल डालते हैं। बोमन ईरानी जी जो एक्टर हैं, हाँ वो अगेंस्ट में एज ए अपोजिट काउंसिल होते हैं। और वो जो लड़का होता है जिसने हिट एंड रन मामले में होता हाँ। है, तो वो बहुत बुरी तरह फंसा हुआ होता है और उसके बचने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि ट्रायल में वो पहचान लेगा अगर उसको सामने वाला की किसी ने गाड़ी ठोकी थी तो वो आ जाएगा। उन्होंने मैनेज कर रखा था बोमन ईरानी जी ने मूवी में, है ना। अब फिर अरशद वारसी को पिटवाते हैं। हाँ। वो तो जस्टिस के साथ लड़ रहा है, वो तो ईमानदारी से उसको सजा दिलाने के लिए लड़ रहा है। हाँ। उसे बाद में रियलाइज हो जाता है अरशद वारसी जी को कि मैं गलत कर रहा था। फिर वो प्रॉपर्ली ढंग से उस मैटर को लड़ते हैं और सजा दिलाने के लिए लड़ते हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं। हाँ। क्या क्या दिक्कतें आ रही थी, बहुत उनका चेहरा तोड़ दिया था, हम्म, फिर उनको सिक्योरिटी जबरदस्ती दिलवा दी थी। उस सिक्योरिटी में भी जो कांस्टेबल दिलवाया, आप वो देखोगे बिल्कुल। वो कांस्टेबल ऐसा था कि वो आप फूंक मारो वो गिर जाएगा, हाँ। है ना। और एक सनी देओल जी की मूवी थी जिद्दी, जिनमें उनके फादर को पुलिस सिक्योरिटी दी जाती है। वो कंप्लेन करते हैं, वो ईमानदार से अपनी कंप्लेन करते हैं, पुलिस सिक्योरिटी दी जाती है। पुलिस के आदमी ही गाड़ी उल्टी चला करके उनको पागल बनाने की कोशिश करते हैं और कोर्ट में साबित करते हैं कि हम तो सीधी चला रहे थे, इनको उल्टी दिख रही थी, जबकि वो चला ही उल्टी रहे थे। हाँ। फिर वो कोर्ट में बोलते हैं कि हाँ इनको गलत दिखता है, ये वो इस तरह से। मतलब प्रॉब्लम्स आपको फेस तो देखो करनी पड़ती है, लेकिन आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी ये सोच करके आप सही चीज को नहीं उठा रहे हो, वो ज्यादा गलत है। कि अगर आपको लग रहा है, अच्छा इसके चांसेस कम ही होते हैं क्योंकि आप पुलिस ऑफिसर की कंप्लेंट करोगे तो आपका राइट है, ऊपर तक बात जाती है तो वो सुधर भी जाता है कई बार, और कई बार हो सकता है उस पर अगर ज्यादा बात आ रही है तो वो आपसे फिर पंगे वाली बात हो जाती है। पंगे में तो कोई कुछ भी कर सकता है। तो सर अब अपन थोड़ा लॉ से रिलेटेड बात करते हैं कि बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते क्या है एक्चुअली।
बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, मतलब एक तरीके आप पिटी ऑफेंसेस बोल लो या छोटे टाइप के ऑफेंस जिनमें यू कैन क्लेम बेल एज अ मैटर ऑफ राइट, जिनमें आइदर पुलिस स्टेशन पुलिस पर्सनल और कोर्ट में ग्रांट यू बेल, यू मे क्लेम द बेल एज अ मैटर ऑफ राइट, ये मेरा राइट है सर आप मुझे दीजिए बिकॉज इट इज अ बेलेबल ऑफेंस, और कोर्ट आपको दे भी देती है। इवन पुलिस स्टेशन से भी आपको बेल मिल जाती है, प्रोवाइडेड यू कंप्लीट द रिक्वायरमेंट ऑफ फिलिंग आउट द बॉन्ड्स, जो भी है एक प्रोसेस होता है कि आपको बेल बॉन्ड्स वगैरह भर के जमा कराने होते हैं, तो अगर वो प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेते हो उस कंडीशन पे आपको बेल भी मिल जाती है। ओके, इसमें और कोर्ट अगर आपको बेल भी दे दी तो ऐसे ऑफेंसेस नहीं होते कि उसमें ऐसा कोई डर है। हाँ। जैसे आप चोरी चकारी के मान लो या फ्रॉड चीटिंग वगैरह के मान लो, है ना, उसमें कई मैटर्स ऐसे भी होते हैं जो चीटिंग में भी नॉन बेलेबल होगा। हाँ। वो अलग चीज है। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस आर दोज जिनमें यू कैन नॉट क्लेम बेल एज अ मैटर ऑफ राइट। आप वहां जज को ये नहीं बोल सकते बेल मेरा राइट है आपको मुझे देनी है, नहीं। हाँ। वो जज के जुरिसडिक्शन पे है, वो जज के डिस्क्रिशनरी पावर पे है, वो आपको बेल देंगे या नहीं। अगर उन्हें लगेगा आप ठीक हो, आप मेरिट पे चीज अच्छी है तो वो आपको बेल देंगे, नहीं तो वो डिसमिस भी करेंगे। तो दीज आर द कैटेगराइजेशन ऑफ बेल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। बाकी अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है तो आप इसकी डेफिनेशंस वगैरह CRPC में भी दे रखी है, अब तो नए एक्ट आ गए BNSS वगैरह, उनमें इनकी डेफिनेशंस है, आप पढ़ो आराम से। मतलब किसी को अगर नॉलेज लेनी तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है सर? ओल्ड CRPC में तो आती है ये सेक्शन 438 में, और आई थिंक BNSS में ये डिफाइन है 482। एंटीसिपेटरी बेल होती है कि अग्रिम जमानत जिसे कहते हैं। हाँ। यू टेक बेल प्री इनिशिएशन ऑफ द FIR और प्री इनिशिएशन ऑफ द ट्रायल, कि मेरा केस स्टार्ट हो रहा है या मुझे डर है इस चीज का कि मेरे खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी या केस चालू हो जाएगा, या सामने वाला मुझे FIR कर दी, अब पुलिस मुझे अरेस्ट करेगी, तो मैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। मतलब बहुत सारे मामले में देखता हूँ, जैसे रिसेंटली मेरे पास एक लड़का है, तो उसके खिलाफ कोई डोमेस्टिक मैटर में, घरेलू जो मैटर्स होते हैं ना जो फीमेल्स के साथ होते हैं, हाँ, उसमें लड़की ने एक फॉल्स FIR उस पर लगा दी, तो फॉल्स थी, बाद में प्रूव भी हो गया था। तो और फॉल्स FIR लगा दी, तो मन में वो लड़का बहुत सीधा था। एक बार हमारे सामने ऐसे भी लोग आते हैं, हमें पता होता है यार ये ईमानदार है, सही है ना, क्योंकि हमारा खुद का तो जजमेंट होता है। अब वो आ गया स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा, वो बोलता है सर मैं तो कोर्ट से ही पूछ जाऊंगा, मेरे को तो अगर आपने नहीं बचाया तो मैं सुसाइड कर लूँगा। इतना स्ट्रेस लेवल आ जाता है। अब मैंने कहा भाई इतना परेशान क्यों हो रहा है, आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करो। हाँ। FIR लड़की ने करवा दी तो आप एंटीसिपेटरी बेल लगाओ, बेल से आपको रिलैक्स मिल जाएगा, कोर्ट आपको बेल ग्रांट कर देती एज ए मैटर ऑफ राइट। ठीक है, अगर वो बेलेबल में तो क्या लगते हैं, एंटीसिपेटरी बेल यूजुअली नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में होती है, तो आप बेल लगाओ, अगर आप सही हो तो कोर्ट आपको बेल देगी, क्योंकि सही गलत जज साहब पता कर लेते हैं, वो पता लग जाता है, और फिर उनको बेल मिली तब जाके उसका माइंड रिलैक्स हुआ। बहुत अच्छे मेरे क्लाइंट बन चुके हैं उधर। तो एंटीसिपेटरी बेल की आप प्री जो होता है ना प्रोसीडिंग, उससे पहले आप बेल ले लेते हो, आपको आशंका है या यू आर इन सस्पिशन ऑफ दिस थिंग दैट FIR एंड इन्वेस्टिगेशन में लॉज अगेंस्ट यू, तो आप उसका प्री लेते हो। इसका ये वैसे देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द एक्ट ये FIR अगर आपके खिलाफ दर्ज हो रही ना, उससे पहले भी आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको डर है आपके खिलाफ FIR हो जाएगी, आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये ऐसे राइट्स है जो लोगों को पता होने चाहिए, जिससे कि उनके मन का स्ट्रेस और डर निकलता रहे कि भैया कोई मुकदमा अगर आपको लग रहा है फॉल्स, तो आप इतना घबराओ मत, स्ट्रेस में मत रहो, आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर दो। कितना टाइम लगता है सर इसको प्रोसेस होने में, एंटीसिपेटरी बेल को? देयर इज नो टाइम लिमिट, मतलब ये डिपेंड करता है लॉयर कितने टाइम में उसको लगा रहा है और डिस्पोज ऑफ करवा रहा है, कब आर्ग्यूमेंट। आप डेट पे खड़े हुए आपने आर्ग्यूमेंट नहीं किया, नेक्स्ट डेट चल जाएगी। यूजुअली अगर आप मान के चलो तो लोअर कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल डिसाइड हो जाती है विद इन अ वीक। आप विद इन अ वीक भी मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, 3 to 4 डेज में डिसाइड हो जाती है। और हाई कोर्ट से आप विद इन 10 डेज आप प्रॉपर फाइल लगा देते हो, तो 3-4 दिन में नंबर आ जाता है। ऑन द फर्स्ट डेट कोर्ट में हियर यू, या कोर्ट को लगता है तो फैक्चुअल रिपोर्ट मंगा सकती है, अदरवाइज इट मे गेट डिसाइडेड विद इन 10 डेज। ठीक है सर, अगर कोई अक्यूज्ड भागा हुआ हो
जैसे कोई अक्यूज्ड है जो भाग गया है, अभी उस जगह पे नहीं है, लेकिन अगर कोई पुलिस ऑफिसर्स या जो पुलिस है वो जाके उसकी फैमिली को परेशान करती है, ये लीगल है या इलीगल है? मतलब उनकी फैमिलीज को उठा के लेके चल जाना, उनके साथ मारपीट करना, तो ये चीज़ लीगल है या इलीगल है? ये तो जवाब आप ही दे सकते हो, आपके हिसाब से क्या है? सर मेरे हिसाब से तो इलीगल है। ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आप 100 लोगों से भी पूछोगे ना, ये वास्तव में इलीगल है। आज मैंने कोई क्राइम किया, उसमें मेरे घर वालों की क्या गलती है? हाँ। वो तो बेचारे शांति की जिंदगी जी रहे हैं, उन्होंने मुझे थोड़ा ना खाया क्राइम करने के लिए। हाँ। तो वैसे तो ये चीज़ इलीगल है, और हर पर्सन के, हर सिटीजन के अपने इंडिविजुअल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में स्टैब्लिश है। आप उनमें क्लेम करके इस चीज़ के अगेंस्ट में आवाज़ उठा सकते हो, कोर्ट में, रिट में भी जा सकते हो, और जाते भी है। तो ये चीज़ तो इलीगल है, बट ये होती है। अब जब होती है ना, ये तो ये दो तरीके से होती है, सही और गलत। इसको आप एस्पेक्ट को अगर मेजर करो, इवेल्युएट करो, तो ये कई जगह सही भी है, कई जगह गलत भी है। कैसे? कई जगह गलत इसलिए है कि गलत तो गलत ही है कि आप अगर किसी को परेशान कर रहे हो, उसकी वजह से जो, ठीक है, आज मैं हूँ, मेरी वजह से मेरे माँ बाप को अगर परेशान किया जाएगा कि आपके बेटे ने क्राइम किया है, अरे भाई उन्होंने थोड़ा खत्म मुझे क्राइम करने के लिए, है ना। अब आप शुरू में ध्यान दे लेते हैं तो वो चीज वो वहां तक पहुंच ही नहीं, वहां तक नहीं पहुंचती। अब शुरू में कैसे ध्यान दोगे, आपको पकड़ना है उसे। तो कई बार ऐसा होता है कि उसे पकड़ने के लिए हमको ये हथियार पुलिस वालों को अपनाने भी पड़ते हैं। हाँ। वहाँ ये चीज़ सही भी है, हालांकि उसमें ये नहीं है कि आप उनके घर वालों के हाथ पैर जाके तोड़ आओ या उनको जेल में लाके बंद कर दो, वो चीज़ अलग होगी। हाँ। थोड़ा सा उनको, मेरे हिसाब से, मैं गैस कर रहा हूँ, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो गलत है। मेरे हिसाब से पुलिस यार बहुत मेहनत करती है क्रिमिनल को पकड़ने में। तो अगर ऐसा कोई क्रिमिनल है जो सोसाइटी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा सकता है, मेरे हिसाब से पुलिस वहाँ अगर वो चीज़ कर रही है, उनको हल्का फुल्का हैरेस कर रही है, जहाँ उनको ये नज़र आ रहा है कि ये उसके बारे में बता सकता है या इनका इन्वॉल्वमेंट है उसको इंस्पायर करने में या इंकरेज करने में, तो फिर हैरेस करके पकड़ना बहुत जरूरी है। सर आपके किसी क्लाइंट के साथ कभी ऐसी कोई चीज़ हुई है? काफ़ी क्लाइंट्स हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि यूजुअली सिविल मैटर्स में ज़्यादा होता है, क्रिमिनल में कम होता है। क्रिमिनल में तो चलो ठोक पीट करके कहीं से ढूंढ लाते हैं आप अक्यूज को। सिविल में क्या होता है, आजकल ये फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो गया। आपने पैसा लिया, यूजुअली क्रेडिट कार्ड वगैरह ये होते हैं, या आप क्रेडिट कार्ड से ले लेते हो, और अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं ना, हाँ, आप ले लेते हो। अब आपका कोई छोड़ ठिकाना नहीं है, आप लेके बैठ जाओ, बैंक वाले ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, नोटिस भेजेंगे। हाँ, अब उसमें है ना, कई बार ये होता है कि बैंक वाले बाउंसर्स भेजते हैं घर पे। मेरे पास बहुत कंप्लेनें आई और मेरे बहुत क्लाइंटों के साथ ऐसा हुआ कि बैंक वाले घर पे आके परेशान करते हैं, बहुत हैरेस करते हैं। मैं हूं नहीं, मेरे बीवी बच्चों को परेशान करेंगे कि आप भाई दो, ये पैसा दो आप। अरे वो क्यों देंगे भाई, उन्होंने लिया था पैसा, उन्होंने लिया था, आदमी कोई और है, आप उनसे वसूल रहे हो। तो वहाँ सिविल फ्रॉड जो इस तरह के होते हैं ना, उनमें हैरेसमेंट थोड़ा होता है, बहुत ज़्यादा ही होता है मेरे हिसाब से। तो वो रिकवर करने के लिए बैंक फिर किसी भी हद तक जाती है। प्राइवेट NBFCs हो गई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हो गए, ये प्राइवेट वगैरह जो होते हैं, तो वो भी ऐसा करते हैं, एक तरह की गुंडे ही कह लो आप इसे। सर क्या जब अपन जस्टिस की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है, एग्जैक्ट मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन क्या जजेस में भी करप्शन होता है? जो कोर्ट के जज होते हैं उनके अंदर भी करप्शन है? क्योंकि अभी रिसेंटली एक जज के शायद फ्लैट या घर के अंदर आग लग गई थी, तो करोड़ों रुपए वहाँ से मिले थे। सब वो करप्शन ही था। और अगर जज ही करप्ट रहेंगे इस देश में, तो सर किसी को जस्टिस मिल कैसे पाएगा? गुड क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं हो पॉडकास्ट में आपको मेरे को निकाल दे, जजेस के लिए पूछ रहे हो आप यार। करप्शन मैंने आपको बताया था, करप्शन किसी पोस्ट पे डिपेंडेंट नहीं होता। करप्शन इंसान के कैरेक्टर पे डिपेंड होता है। हाँ, अगर मेरी कैरेक्टरिस्टिक में करप्शन की क्वालिटी है, हर इंसान की अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसको गुस्सा भी आता है, उसमें ग्रीडी भी ज़्यादा है, किसी में नहीं भी होता, तो मैं किसी भी पोस्ट पे चल जाऊँ, मैं करप्शन करूँगा। हाँ, जजेस आर नॉट करप्ट,
जज कभी करप्ट नहीं होता, जज तो एक पोस्ट है, पोस्ट कैसे करप्ट हो सकती है? हाँ। उस जजशिप के पीछे जो इंसान है दैट मे बी करप्ट। और ठीक है, वो इंसिडेंट हुआ था, यशवंत वर्मा जी थे, दिल्ली है, यशवंत वर्मा जी दिल्ली हाई कोर्ट के आई थिंक जज है वो। हाँ। और 15 करोड़ के आसपास, 15 करोड़ जो अमाउंट था वो, एज पर द न्यूज रिपोर्ट्स और जो भी है, मैं तो घर जाके देखा नहीं ना, मैं इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हूँ, तो मिले थे। यू कैनॉट कॉल दैट करप्शन अंटिल इट्स बीन डिसाइडेड बाई एनी जज, इट्स बीन डिसाइडेड बाई एनी ऑर्डर। अभी किसी का ऑर्डर तो आया ही नहीं, आप कैसे कह सकते हो वो करप्शन है? हाँ, मिला, दैट इज सस्पिशियस। हाँ। कि कुछ है, जैसे होता है ना कि अगर ईस्ट साइड आप सुबह 5:30 या 5 बजे उठ के देखोगे तो एक लॉ सी दिखती है पीली कलर की, हाँ। येलो सी है ना, हल्की हल्की, फिर सूरज आता है। तो आप चारों दिशाओं में देखोगे ना, और किसी को पता नहीं है सूरज कहाँ से उगता है, तो आप उससे पूछोगे सूरज कहाँ से उग रहा है, तो क्या बोलेगा ईस्ट, क्योंकि लॉ वहां जलती हुई दिख रही है। तो लॉ है तो कुछ तो है। हाँ। तो 15 करोड़ मिले हैं तो कुछ तो है, आई एग्री, बट वो क्या है, दैट इज मतलब दैट इज द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, वो भी चल रही है और इट्स नॉट बीन डिसाइडेड येट। वो कोर्ट जजमेंट देगी इसका तो, कि वेदर इट इज ए क्राइम और नॉट, करप्शन है जो है। बाकी तो ऐसा नहीं है कि जजेस आर करप्ट, और मतलब जुडिशरी में और इन सब सेक्टर्स में जो कोर पिलर्स है इकोनॉमी के, हाँ, आर्मी वगैरह हुई, यहाँ बहुत कम होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। आज की कन्वर्सेशन यहीं पे ही ख़त्म करते हैं अपन, और बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारे शो पे आए। थैंक यू सिद्धार्थ जी, आपको भी, कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे शो पे बुलाया और लोगों को एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जिनकी उन्हें ज़रूरत है, जो वो आम लाइफ में जानना चाहते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगा कि मैं सोसाइटी को कुछ चीज़ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।